में आ गई होगी शायद, क्योंकि हमारी काफी देर में आज जो है, आज हम सब लोग यहाँ मेरे ख्याल से 8 से 12, 12 लोग दिख रहे हैं अभी, शायद और लोग भी जुड़ेंगे, वाजपेयी जी लोग भी जुड़ेंगे, शुक्ला साहब जुड़ेंगे, सब लोग आएंगे। पर चलो, सही टाइम पे डॉक्टर साहब जरा सा ये थोड़ा ध्यान दे पाए प्लीज, अगर कि सही समय पे 9 बजे अगर स्टार्ट हो जाए ना, 9 बजे वहां से अगर एडमिन शुरू कर दें, तो जुड़ने में अगर कोई 4-5 मिनट लगते भी हैं तो कोई बात नहीं, सब लोग अपने टाइम पे आ जाएंगे, तो उससे वक्त भी बचेगा, क्योंकि 9:20 तो हो ही गया एटलीस्ट। हाँ, चलिए, बहरहाल हम कल तक जो था, कल तक हमने प्ले राइटिंग भी कर लिया, ठीक, और बाकी सारे अलग अलग पहलू हमने पारसी थिएटर किया, है ना। आज हम एक नई चीज करने वाले हैं, और अब जो है, अब हमारा जो एक कोर्स जो है वो एक्टिंग की तरफ को ओरिएंटेड जाएगा आज से। वैसे कल से हमने शुरू कर दिया था, तो आज से हम एक्टिंग की तरफ को ओरिएंटेड करने की कोशिश करेंगे। और अब कई सारे लोगों का ये प्रश्न भी होगा कि भाई, जो एक्टिंग तो सीधी सीधे स्टेज में ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक्टिंग तो है जो स्टेज में होनी चाहिए। हम जब एक्टिंग अगर करेंगे, शुक्ला साहब माइक का अगर थोड़ा बंद कर देंगे तो सही आ जाएगा, आपका माइक खुला हुआ है शुक्ला साहब का जी। तो एक्टिंग जो है, हम ये सोचते हैं कि हमारे स्टेज में ही एक्टिंग है, पर स्टेज में जाने से पहले, जैसे मैंने वहां बताया भी था आपको, कि जो ग्रीन रूम से ही स्टेनिस्लेवस्की और इन्होंने जो कहा था, क्या कहा था चेकोव ने, इन्होंने, माइकल चेकोव, स्टेनिस्लेवस्की ने, कि जो हमारी ग्रीन रूम से, वहां से ही हमारी एक्टिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। एक्टिंग मतलब हमारी शो की प्रक्रिया शुरू। उसी प्रकार से मेरा मानना है कि जितनी आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं पर आपकी ईट लग रही है। और वहां पर जब आप शो में है या कहीं पर भी कभी भी, क्योंकि जितना आपका अध्ययन होगा स्ट्रांग, जितने आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, वो कहीं ना कहीं, मैं आपको, खैर इसके बाद जब एक्टिंग की जब बात जब आएगी तो तब पता चलेगा, जब सेल्फ की जब बात जब करेंगे तो सेल्फ में, कि आपके भीतर का जो सेल्फ जो है वो डेवलप होना है। जैसे कहते हैं ना कि अब कोई भी एक परिपक्व आदमी है, ठीक, कोई भी एक परिपक्व आदमी, डॉक्टर साहब है, शुक्ला साहब है, ठीक है, वाजपेयी जी हैं, हम इन 3 लोगों को लेके चलते हैं उदाहरण, ठीक। इन्होंने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे, देखने की वजह से क्या है कि हम नाटक में भी ले सकते हैं, लाइफ में भी ले सकते हैं, तो क्या है कि वो एक्सपीरियंस हो गए ना, कई चीजों में एक्सपीरियंस हो गए, कई चीजें क्योंकि उनके सामने से वो गुजरी होंगी। तो यही कहने का मतलब है, कुछ पढ़ना कुछ गुड़ना, है ना। और ये कंसेप्ट, जितने आपके ये कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, जो पुराने वाले हैं, ये नाट्य शास्त्र है, हमने कहा नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र से आज के हम नाटक में क्या फर्क आ जाए, ठीक। कोई कहे जी ये राइटिंग जो है, राइटिंग से आज की क्या फर्क आ जाएगा, पर आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे होते। एक आदमी जिसने ये चीजें कुछ भी नहीं पता है, और दूसरा जिसको थोड़ा पता है, और तीसरा जिसने थोड़ा और ज्यादा अध्ययन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर जब वो चीजें करेगा, हाँ ये जरूर मैंने कहा कि आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए। प्लेटफॉर्म अगर नहीं होगा तो कहीं उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं, पर उसके बाद भी कभी ना कभी वो समय जरूर आएगा जहां पर आप अपना आउटपुट दे पाएंगे। तो आज जो हम शुरू करते हैं टॉपिक, वो है नाट्य संगीत, ठीक। तो अब हम लोग कितने लोग जुड़ चुके हैं, 4 3 4 3 12 13, एक मांशु वर्मा और जोड़, ठीक है। तो नाट्य संगीत, नाटक संगीत प्रधान हो सकता है, ठीक। पर एक बात सोचिए, क्या बिना संगीत के कभी कोई संवाद होता है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो क्या ये बिना संगीत के हो सकता है? कोई भी नाटक जो है वो संगीत प्रधान हो सकता है, ठीक। पर क्या जो हमारी बातचीत है उस पर कहीं संगीत है कि नहीं, पहले ये सोचिए। संगीत का मतलब सिर्फ गाने बजाने से नहीं है, कि मैंने साज लिया, मैं गा सकता हूँ, वो संगीत है एक, ठीक। तो क्या तुगलक, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, इन नाटकों में
क्या मैं उस संगीत के पक्ष को छोड़ दे रहा हूँ कि आपने जो उसमें आपने बैक स्कोर में जो गाने चल रहे हैं, जो हारमोनियम चल रहा है, तबला चल रहा है, मैं उसको बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ। क्या उसके अतिरिक्त भी कोई संगीत है कि नहीं? कभी भी किसी नाटक में जब आपने, मैं तो तुगलक की बात कर रही हूँ, तुगलक में जो बाकी जो बैकग्राउंड में जो स्कोर चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। क्या उसके बाद भी कहीं कोई संगीत है कि नहीं है? उसे महसूस कीजिए। तीसरी चीज, क्या अभिनेता के लिए गाना आवश्यक है कि नहीं? कि अभिनेता एक है, बहुत अच्छा गीत गाता है, और एक अभिनेता है जो शायद उतना सुर में नहीं गा पाता। ठीक, तो क्या अभिनेता के लिए गीत गा पाने की क्षमता आवश्यक है कि नहीं? ये सोचिएगा। ठीक, केपी शाह सर भी आने वाले थे, अभी वो जुड़े नहीं है। चलिए, अगर केपी शाह सर अगर सर दिखते हैं तो प्लीज सूचित कर दीजिएगा, है ना, ताकि हम उनको यथासंभव सम्मान भी दे पाए। ठीक, तो अभिनेता के लिए क्या गाना गाना आवश्यक है? दूसरी चीज, अभिनेता को गाना क्या जरूरी है? क्या अभिनेता का सुरीला होना क्या है? अभिनेता जो है, क्या उसका सुरीला होना क्या है? अगर वो नहीं गा सकता तो क्या वो कलाकार नहीं है? इन सारी तथ्यों को सोचिए पहले। क्या कहा मैंने पहले कि नाटक अगर कोई संगीत प्रधान नाटक है तो उसमें तो हम संगीत का पक्ष देखते हैं। कुछ नाटक ऐसे हैं जो संगीत प्रधान नाटक नहीं है, क्या उसमें संगीत नहीं है? ठीक, दूसरी चीज, हम जो बात कर रहे हैं क्या उसमें कहीं कोई संगीत है कि नहीं है? सोचिएगा। फिर उसके बाद में ये सोचिए, क्या एक अभिनेता के लिए संगीत मतलब गा पाने की क्षमता जो है वो आवश्यक है कि नहीं है? जो अभिनेता गाना उतना अच्छा नहीं गा सकता, क्या वो अभिनेता क्या, एक सेकंड में इसका नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर दूं, अच्छा हो जाएगा। नॉट डिस्टर्ब, तो देखिए। हम्म, तो जो नहीं गा सकता है, क्या वो अभिनेता नहीं है? क्या वो सुरीला नहीं है तो क्या वो नहीं हो सकता? तो इन सब चीजों को आप सोचिए। ठीक, क्योंकि मैंने ये एक्टर के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, ये चीज अगर नहीं है तो वो, क्या वो एक्टर नहीं है? सोचिए। ठीक, तो अभिनेता का सुरीला होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। पहली पहली चीज कि वो सुरीला है ही तभी वो अभिनेता है, ये कतई 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 आवश्यक नहीं। बिना सुरीला हुए भी अभिनेता बहुत अच्छा अभिनय कर सकता है, ये यकीन मानिए। फिर मैं आगे इस पर डिटेल में जाऊंगा। हम किस सुर में बात कर रहे हैं? सबसे पहली चीज है, मुझे, मेरे कान पक्के होने चाहिए, मुझे सुनना आना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी जो है, जिस चीज पर ये पूरा का पूरा आज का दिन डिपेंड कर रहा है, जो हम बता रहे हैं कि अभिनेता का लयदार होना आवश्यक है। लयदार, ठीक है, उसे लय में होना आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं, मेरी एक लय होगी, आप बात कर रहे हैं, आपकी एक लय है। आपको जब क्रोध आता है तो आपकी लय दूसरी होती है। आप जब ममतव्य ममता जब करते हैं बच्चे से तो आपकी लय दूसरी होती है। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड रिदम। लय तो रिदम होगी ना, तो रिदम में शरीर को होना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि आप उतना ही बेहतर गा पाओ। मैं अगर कोई भी स्पीच दूं, आप कोई भी स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें स्पीच में जो उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं, दिस इज रिदम। और मेरी अगर रिदम में कंट्रोल है तो कोई भी, एनीबॉडी, तो उस वो एक सही अभिनेता है। अगर उसकी रिदम नहीं है, वो रिदम में नहीं है, यानी कि वो लय में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है।
सुरीला अगर वो नहीं भी है, सुरीला है तो ठीक है भैया, वो गीत भी गा लेगा। पर अगर वो सुरीला नहीं है, अगर वो गीत नहीं गा सकता है, सपोज कोई अभिनेता सुरीला नहीं है, वो गीत नहीं गा सकता है, पर वो लयदार है, लयदार है। मैं लय के अभी उदाहरण कई सारे देने वाला हूँ कि जो अगर जब बात कही जा रही है तो उसके पीछे पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। ऐसे नहीं कि सीधे सीधे हाँ साहब ये लयदार होना बहुत जरूरी है और इसके बिना नहीं है, पर लयदार होने का मतलब क्या है ना? तो अब यह अगर लय नहीं है तो हम कोई भी संवाद नहीं बोल सकते। पहली चीज ये समझ, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक पर्टिकुलर रिदम में हूं, तभी तो बात कर रहा हूं। अगर मेरी सर रिदम को भी सॉरी ब्रेक टू कर दो। इंटरप्ट, जी, शाह सर आ चुके हैं। शासर आ गए तो एक सेकेंड जरा से हम थोड़ा सा हमारे सर ओमेन साहब, ओमेन साहब, हेलो, हाँ जी नमस्कार, जी जी बताइए। नमस्कार। मेरी सर आवाज आ रही हमारे है? जी सर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, केपी शाह सर जो है जी जी नैनीताल से, वो भी कनेक्ट हुए आज। और सर जो है एक तो बहुत वरिष्ठतम नैनीताल के रंगकर्मी, नैनीताल के आप पूरे अगर हम इस पूरे उत्तराखंड रीजन के कहें, और जी जो युगमंच नाम की संस्था है जिससे आप सब लोग जी 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 भिज्ञ होंगे, हाँ उसके हाँ संस्थापक हाँ हाँ अध्यक्ष भी ये रहे हैं जी जी हमारे सर जो है। और इनके साथ ही जी जितने जी भी यहाँ प्रमुख निर्देशक हैं, सभी उन्हीं की जी पाठशाला से निकले हुए यहाँ अभिनेता या निर्देशक हैं जो भी। तो सभी जितने हैं, सभी उन्हीं की पाठशाला से निकले हुए हैं। हमारा है मेरा व्यक्तिगत रूप में कि मुझे उनका काफी स्नेह मिला है, और उन्होंने मेरे द्वारा अभिनीत 2 नाटकों में निर्देशन सर का ही रहा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली भी हूँ, और सर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो सर का बहुत-बहुत स्वागत। डॉक्टर उमेश साहब जो केपी हैं वो सर यहाँ अनुकृति रंगमंडल के वो अध्यक्ष भी हैं। तो डॉक्टर साहब आपके सामने हाँ शाह साहब आपका केपी साहब। हार्दिक स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? मेरी आवाज आ रही है? सर हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी हाँ, हम तक तो आ रही। मैं जी, कह रहा जी। हूँ केपी जी शाह जी साहब आ का रही। हार्दिक स्वागत है। जी हाँ जी हाँ जी आ और रही है, शाह साहब, आवाज आ रही है। हाँ धन्यवाद। शाह साहब कैमरा, आभार अपना आप। कैमरा ऑन करिए। सर कैमरा भी ऑन कर शाह दीजिए साहब, सर। कैमरा कहाँ से करूँ कैमरा ऑन यार? बस कोई खाली ये फिर सर गड़बड़ हो नीचे, जाएगा ना, कहीं डर नहीं लग नहीं रही है मुझे। स्क्रीन पे म्यूट क्लिक नहीं दबाएं करिए, होगा। स्क्रीन पे आप नीचे। क्लिक करेंगे तो नहीं, ये नहीं, कुछ वीडियो आ नहीं है। जाएगा। कि वीडियो में किस पे के क्लिक ऊपर कर? एक रेड साइन है, उसको उस पे क्लिक करिएगा। पहले खाली कहीं भी स्क्रीन पे आप क्लिक कर लीजिए। हाँ, उसके बाद नीचे से एक वीडियो जैसा कैमरा बना हुआ आपको दिखेगा, उसके ऊपर रेड कलर का निशान होगा, उस पे अच्छा आप क्लिक करिएगा। अच्छा उस पर आप देखता जैसे ही हूँ। फ़ोन टच पे करेंगे कहीं पे भी स्टार्ट टैप हो जाएगा। करिए। कर रहा हूँ, कर दिया मैंने। अब नहीं आ देखिए रहा है नीचे अब इसमें। देखिए एक कैमरा, कैमरा जैसा बना हुआ है, उस कैमरे के ऊपर क्लिक करिए। एक जगह म्यूट लिखा है, एक जगह वीडियो लिखा हुआ है। म्यूट के जस्ट बगल में सर वीडियो लिखा है। म्यूट के बगल में वीडियो लिखा है। नीचे की तरफ लेफ्ट उस साइड पे में क्लिक, देखिए म्यूट के बगल में जिससे जहाँ आपने माइक बना है, अनम्यूट माइक, किया, हाँ माइक, माइक के बगल में कैमरा देखिए बना होगा, जिससे कैमरा। आपने बस माइक के बगल में कैमरा बना है, उसको क्रॉस होगा, उसको प्रेस करेंगे तो क्रॉस हट जाएगा। क्रॉस हट जाएगा सर। हाँ शायद हो रहा है क्या? हेलो नहीं शाह साहब, कोई घर में बच्चा अगर हो, कोई कोई बच्चा हो घर में अगर, तो उससे बोलिए वो कर देगा। सर, बस वो जो माइक जो बना हुआ है ना जिससे आपने अनम्यूट किया अपने को, इसके जस्ट बगल में आप देखो एक कैमरा बना हुआ है, बस उसको क्लिक करेंगे तो वो क्रॉस हट जाएगा, क्रॉस हट जाएगा। नहीं जला ना, अपनी होल्डर अपनी गड़बड़ है। फोटो में ही क्लिक करना है।
अपनी फोटो में ही क्लिक करना है, जो अपना वीडियो आ रहा है उसके उसी पे क्लिक करेंगे तो बस उसके नीचे दिखाई देगा। और औरों में क्लिक करके नहीं होगा सर, अपने जो जहां पर आपकी फोटो दिखाई दे रही है ठीक उसके ही जब फोटो को प्रेस करेंगे आप वीडियो जो दिख रहा है ना सर, वीडियो जो आपका दिखेगा उसमें आप क्लिक करेंगे हाँ। तो नीचे दिखेगा अपनी वीडियो में। अगर आप अपनी वीडियो में क्लिक करेंगे जब तब आपको नीचे दिखाई देगा ये ऑडियो वाला और उसके बगल में वीडियो। अपनी तुम बोल वीडियो को क्लिक खाली करेंगे डिस्टर्ब हो रहा ना, बोलते रहो, मुख्य वीडियो बात है तुम्हें सुनना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर। मुख्य बात है। सुनिए, तो हाँ मुख्य बात तो सुनना ही है यार, है ना। तो उमेश साहब तो शुरू करें, हम कंटिन्यू रखें, जी जी हाँ, ठीक है। कंटिन्यू करिए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हम शुरू चालू कर रहे करिए। हैं। हाँ तो मैंने जो शुरू किया था अब तक, वो मैंने ये कहा था कि नाटक संगीत प्रधान हो सकता है, और नाटक में अगर संगीत के सिवाय जो हमारे डायलॉग्स हैं, अगर नाटक में संगीत नहीं है, माना संवाद है, तो संवाद में क्या कोई संगीत है कि नहीं है, पहली चीज ये कहा था। दूसरी चीज ये कहा था कि हमारा तुगलक, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन ले लीजिए, अगर उसका जो संगीत पक्ष को हम अगर छोड़ दें, संगीत के अतिरिक्त क्या कोई संगीत है कि नहीं। दूसरी चीज, क्या अभिनेता के लिए संगीत में निपुण होना आवश्यक है, उसको गाना गाना क्या आना चाहिए, गाना अगर उसको नहीं आता है तो क्या वो एक कुशल अभिनेता है कि नहीं है। ये और इसमें जो मैंने बात रखी थी वो ये रखी थी कि अभिनेता का सुरीला होना कतई आवश्यक नहीं है, कि अगर वो सुरीला नहीं है, माना अगर वो सुरों का उसको परफेक्ट ज्ञान नहीं है, नहीं, और अगर वो बिल्कुल बढ़िया तरह से नहीं गा पाता है, तब भी वो अभिनेता होने में वो कोई बैरियर या रुकावट नहीं है। उसके पीछे कारण कि कोई भी अभिनेता का सबसे आवश्यक गुण है लयदार होना। अगर वो लय में है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, हम एक बात किसी एक पर्टिकुलर लय में कर रहे हैं, एक रिदम में कर रहे हैं। हमारी बॉडी चलती है तो बॉडी एक रिदम में चलती है। कोई भी एक कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर के लिहाज से ही वो एक रिदम बनेगा। और जब हम बात कर रहे हैं, जो जो उसमें पिच होगा, जो उसका वॉल्यूम बनेगा, पिच एंड वॉल्यूम वो रिदम से ही कंट्रोल्ड होगा। कितना हमें पॉज लेना है, कब क्या बात, कभी कहां पर हम ग्राफ को चढ़ाएंगे, कहां पर हम ग्राफ को उतारेंगे, दैट ऑल इज कंट्रोल्ड बाय रिदम। जब रिदम अगर बॉडी लय में है, बॉडी का मतलब जो हमारी वाणी से लेके पूरे शरीर अगर हमारा लय में है, तो अभिनेता के लिए सबसे बड़ा टूल है लयदार होना। पहली चीज, अभिनेता का संगीत जो है वो लय से ही शुरू होता है। अब इसका उदाहरण हम आषाढ़ का एक दिन को ले लेते हैं। कालिदास और विलोम, इन दोनों के बस लय बिल्कुल भिन्न है कि नहीं है। आप डॉक्टर साहब आप बताइए, अगर कालिदास है और यहाँ विलोम है, दोनों के लय बिल्कुल भिन्न होंगे कि नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल जब बिल्कुल कंट्रास्ट अलग, होंगे बिल्कुल तभी अलग। तो बनेगा ना, कंट्रास्ट होगा तभी हाँ बनेगा, है ना। भाई, तो उसमें तो संवाद संवाद भी एक संवाद भी है। जब वो जी कहते हैं हाँ कालिदास कहते हैं कि मैं जहाँ, मतलब मेरा जो ठीक विपरीत है वो विलोम है, हाँ और उसका विलोम है, मतलब वो एक जगह संवाद भी है इस तरह का कुछ तरह। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। तो विलोम और कालिदास का जो लय जो होगा वो बिल्कुल भिन्न होगा। अब नाटकों में या एक्ट में, किसी भी अभिनय में या नाटक में सुरीला होने का मतलब है लयदार होना। अगर आप लय में हैं तो यानी कि आप सुरीले हैं। इसका उदाहरण देता हूं, आप हनुमान चालीसा, कुरान, इसके अलावा आप कोई गीता का पाठ करिए, कविताएं पढ़िए, तो ये सारी चीजें अगर वो पर्टिकुलर लय में नहीं है, क्या हनुमान चालीसा आप जो लय हनुमान चालीसा की है उससे भिन्न लय में आप पढ़ के देखिए,
तो क्या वो हनुमान चालीसा रह जाएगी? ये बेसुरा हो जाएगा, बेसुरा। बेसुरा बेसुरा भी नहीं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ, क्योंकि लय में नहीं मतलब है, लय सर में उसकी नहीं है। आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, उसकी बिल्कुल हो सर जाएगी ना। आइडेंटिटी तो खत्म हो सब जाएगी। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कभी भी अभिनेता का लयदार होना। और लय जो है वो सिर्फ मेरी वाणी में नहीं है, लय जो है, लय मेरे पूरे शरीर में लय है। लय मीन्स रिदम, रिदम तो मेरे पूरे शरीर में जाएगा ना उस चीज का। तो वो जो किरदार जिसको मैं निभाऊंगा उसका लय जो है पूरा मेरी बॉडी जो अडेप्ट करेगी, तो उसके वो आंखों से लेके कानों से लेके वो पूरे नाखून तक में वही लय स्टेज में थ्रो होगा। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एक्टर के लिए? हमारी आंखें, नाक, कान, इनको जगाएं, हम सुने, हम दूसरे लोगों को जो समाज में हैं, क्योंकि ये कल जो हमारा एक्टिंग का जो पार्ट जब आएगा तो उसमें जब सेल्फ के बारे में जब आएगा, सेल्फ कैसे डेवलप हुआ, जो हमारी पूरी लाइफ में जो सेल्फ डेवलप हुआ है, तो उस पे ये बेस बनेगा। जो ये लय जो मैं कह रहा हूँ, जो आंख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा जो, तो ये सारी चीजें जो है हमारे लय को डेवलप करने में मददगार। ठीक। अब संवाद में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब भाव बदलता है, मैं संवाद कर रहा हूं, मेरा भाव बदल गया, मेरा भाव बदला तो मेरा पिच और वॉल्यूम बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? मैं बात कर रहा हूं इतने में, यहाँ पर इतने में सपोज कीजिए कोई बच्चा यहाँ पर आ गया और एकदम डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं एकदम एकदम गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा नहीं, तो मेरा पिच भी बदल जाएगा, मेरा वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो खुशी में, गम में हमारा पिच और वॉल्यूम डिफरेंट रहता है कि नहीं होता? सिचुएशंस के लिहाज से हमारा, और भिन्न भिन्न किरदारों का पिच और वॉल्यूम बिल्कुल भिन्न होता है। तो कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो, जी सर, जी सर, मैं एक बात कहूँ, जी सर, ये जो अभी तुमने कही कि लय जी सर, वाली जी बात सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी एक सर, बार बीवी कारंत यहाँ आए थे, तो उन्होंने जी सर, नाटक और नाटक का संगीत इस पर जो जी सर, अनेक बातें कही थी, उसमें एक जी बात सर, ये भी थी। तो उनका जी मतलब है जी सर, जैसे अगर आपका नाटक एक लय में चल रहा है, जी नाटक जी मंच पर एक लय में, सबको मालूम है कि वो उसकी एक लयबद्धता होती है, और जी जी उसमें अगर मेज आप ये मेज खटखटाते हैं, जी आप खट करते हैं जी या चुटकी बजाते हैं, जी, तो वो भी संगीत बन वो जाता है। संगीत तो बन, नाट्य वो नाटक का संगीत है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल, कोई जो तुम कह रहे हो कि जी संगीत की जानकारी होना कोई जरूरी नहीं अति है, हो आवश्यक जाए नहीं है, बहुत अच्छा है, हो नहीं जाए है तो सोने तो में वो सुहागा है। अवरुद्ध नहीं करती। ठीक है, जी सर, वो अवरुद्ध नहीं नहीं, नहीं करती नाटक की। नहीं, बिल्कुल सर, चलो आपका आगे बढ़ो। थैंक यू। मार्गदर्शन मिला, और सर आगे भी मिलता ही रहेगा पूरे। तो अभिनेता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पिच जो है, पिच से वो और वॉल्यूम से कैसे अभिनेता खेल रहा है, यही उसका मूल संगीत। क्योंकि टूल क्या है? टूल हमारा शरीर है, इसी टूल को ही उसने ट्यून करना है, पिच को घटाना, पिच और वॉल्यूम को घटा और बढ़ा के वो अपनी बॉडी का रिदम सेट कर रहा है। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हम अगर अभिनेता के रूप में लें, क्योंकि आज से, जैसे हमने बात शुरू भी की कि आज से हम एक्टिंग की तरफ को बातें धीरे धीरे करना शुरू करें, तो अभिनेता को पहली चीज कानसेन होना जरूरी है, तानसेन से ज्यादा कानसेन होना जरूरी है, और इसके साथ ही उसको लयदार होना जरूरी है। और लय कैसे आएगी? मेरे जो सेल्फ जब बनेगा, सेल्फ जब मेरा डेवलप होगा, तभी मेरी लय भी बनेगी। अब उस सेल्फ पे तो हम कल जाएंगे पूरा डिटेल में। अब इसके लिए अब लयदार हमें होना है, तो लयदार हम कैसे हुए? लयदार होना, हमने कह दिया कि लयदार होना है हमें, तो लयदार कैसे होना? अच्छा, लयदार में मैं छोटा सा, चलो एक छोटे छोटे उदाहरण छोटे छोटे देता हूँ मैं सर की इजाजत से। लयदार क्या है कि रामलीला देख रहे हैं आप, ठीक, रामलीला में राम का पात्र आया, राम के पात्र ने अपना किरदार निभाया, वो एक पर्टिकुलर लय होगी, पर्टिकुलर लय है।
रावण आया, रावण का जो एक डिफरेंट लय है कि नहीं, बिल्कुल एकदम डिफरेंट लय होगा, तो कितना कंट्रास्ट है, कालिदास विलोम। तो इसी तरह से जितने भी किरदार हैं, जितने हम लोग, जितने हमारे फिंगरप्रिंट डिफरेंट हैं, उतनी हम सबकी लय डिफरेंट है। अब क्या है, अभिनेता का काम क्या है, मेरा काम एज एन एक्टर क्या है, मुझे जो भी किरदार मिलेगा उसके लिहाज से मुझे अपनी लय को डेवलप करके वहां प्रस्तुत करना है, ये तो काम है, क्यों जी, है ना। तो हमें, अब मैं क्योंकि इसको इसको सम अप कर लूंगा जब ये नाट्य संगीत को, इसके बाद में फिर छोटा सा एक सेशन रखेंगे, इसके बाद फिर हम स्पीच पे जाएंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो है जिससे आप लयदार बन सकते हैं, पहली चीज तो कविताएं पढ़िए। लयबद्धता कह सकते हो, लयबद्धता कह सकते हो। लयबद्धता, जी, रिदम। और सबसे पहले कविताएं, ज्यादा से ज्यादा अगर हम कविताएं पढ़ेंगे तो कविताओं पढ़ने में ही हमारा लय डेवलप होते रहेगा धीरे धीरे। अब दूसरी चीज जो है, सुरों का जो उतार चढ़ाव के हर क्षेत्र में अलग अलग है, फोनेटिक्स जिसे कहते हैं। फोनेटिक्स जब बच्चे खुद जब छोटे छोटे बच्चों को भी फोनेटिक्स पढ़ाते हैं, तो फोनेटिक्स के हिसाब से सुरों का जो उतार चढ़ाव जो है वो हर क्षेत्र में अलग अलग है। मैंने बताया किरदार अलग अलग, वैसे ही उतार चढ़ाव बदलते रहेगा। अब एक चीज और है बड़ी इंटरेस्टिंग, कान से देखो, आंख से सुनो। क्या ऐसा हो सकता है कि कान से हम देखें और आंख से सुने? ठीक, इसके लिए एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है कि आपने टीवी में गाना लगाया और आप गाना लगा है, डांस भी लग रहा है, आप उसके रिदम में नाच रहे हैं। ठीक, एक दिन आपने नाचे, ठीक है, 2 दिन नाचे, 1 हफ्ता नाच गए, और उसी रिदम में आप नाच रहे हैं जिसमें कि वो एक्टर नाच रहा है, जो भी वहां पर चल रहा है, आप नाचने लगे। अब 8वें दिन आप उसका वॉल्यूम 0 कर दीजिए, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपकी बॉडी जो है उसी रिदम में चल रही है, बिना बिना सुने हुए भी आंखों से ही आप सुन पा रहे हैं उसके रिदम को, है ना। कभी अगर कोशिश कीजिएगा, कभी भी कोई गाना चल रहा हो पर वही गाना हमें 8 दिन सुनना है, 8 दिन अगर लगातार उसी में अगर हम डांस कर रहे हैं, और डांस कर रहे हैं, अगर सपोज कीजिए मैं पहले दिन बिल्कुल 0 कर दूं, तो 0 कर दूं, मैं सुन ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं। तो उसी तरह से अगर हम 8 दिन अगर उसको उसमें पूरा हम डांस कर रहे हैं, डांस करने के बाद में जब 9वें दिन पे हम बात जब आएगी, तो हम बिना कान से सुने हुए भी आंखों से ही सुन लेंगे, और हमारी बॉडी रिदम में होगी उसमें। तो रिदम डेवलप करने का एक ये भी है। और इसके साथ में ही क्या है कि आप कविताएं हैं, कविताएं दिनकर जी की, निराला जी की कविताएं जो हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप संवाद को अलग अलग लय में बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे एक संवाद है, एक डायलॉग है, आप उसको भिन्न भिन्न लयों में बोला, कि मैंने पहले एक संवाद है, मैंने एक तरह की लय में, एक किरदार की लय में बोलने की कोशिश करी। अभी अभी ये बात नहीं हो रही, उसकी इम्प्रोवाइजेशन की बात नहीं हो रही, उसकी पंक्चुएशन को बिगाड़ने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि उसी संवाद का अर्थ भी वही है। ऐसा नहीं है कि मैं कॉमा लगा करके उसका अर्थ बदलने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उसको भिन्न लयों में बोलिए, है ना। कोई भी एक संवाद बोल रहा हूँ, तो उसको मैंने एक लय में बोला जो मेरी अपनी लय है, मैंने दूसरी लय में बोलने की कोशिश करी, लय कैसे, पिच और वॉल्यूम से लय मेरी कंट्रोल हो रही है, तो दूसरी लय में बोलने की कोशिश करी, तीसरी लय में कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं पर हमारा एक्टिंग में लय में डेवलपमेंट होगा। तो ये सारा का सारा जो आज जो हम पहला वाला जो सेशन जो है, ये है नाट्य संगीत पे। नाट्य संगीत पे अब हम छोटा सा एक ओपन फोरम रख लेते हैं कि 5-1 मिनट का, 5-1 मिनट में आप सब लोग जो जो आपके अपने विचार हैं या कोई क्वेरीज हैं, तो प्लीज बताइए। किसी का भी अगर कोई क्वेरी सर है आपने जो अभी ये बताया
कौन बोल रहे हैं? कि क्या सर बोल रहे हैं? वो आपने बताया कि एक एक्टर के लिए लय में होना जरूरी है, जी तो ये मतलब संगीत ना होते हुए भी वो संगीतमय होगा, वो अपना जो भी एक्टिंग हाँ करेगा हाँ अपनी हाँ बॉडी को हाँ कंट्रोल करेगा या। हाँ तो हाँ, सर जी जो जी अभी बाद में बात आ रही थी स्पीच पर, जब आप बोल रहे थे कि अपने वो जब बोलेगा तो क्या उसको कंट्रोल जो वॉल्यूम पे या पिच पे कंट्रोल करके वो बोल रहा है, तो उसी को लय माने हम? नहीं, लय लय जो वही है ना, देखिए सुरों का ज्ञान तो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। सुरों के जी ज्ञान तो जी जी, बिल्कुल वही डिफरेंट मैं चीज जानना चाह रहा था कि वो आप किस लय की बात कर रहे हैं? सुरों का है। ज्ञान तो वहां पर नहीं था। मैं आपको देखिए बॉडी का लय और जो हमारी वाणी पे जो लय है उन दोनों की बात कर रहा हूँ। पहली चीज तो बॉडी का जो लय होगा, मेरी बॉडी का मूवमेंट, अगर कोई भी मैं किरदार करूंगा तो उसके लिहाज से ही मेरी बॉडी में लय आएगा कि नहीं आएगा। पहली चीज लय जो है, जी मेरा रिदम तो उस किरदार से निकलेगा, ठीक। दूसरी चीज जो है, जी जो मेरी वाणी से जो भी स्पीच निकलनी चाहिए, वो किरदार की डिमांड जो है, उसकी किस लय की डिमांड है, उसकी लय मुझे डेवलप करनी पड़ेगी। मेरी मेरी ये जरूरी नहीं कि मैं खुद जो हूँ वही अगर मैं वहां बोलूंगा तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो अगर मैं एक्टर के रूप में काम करूंगा तो मुझे उस किरदार की जो लय जो है वो पकड़नी पड़ेगी, और मेरी बॉडी जो सर। है फिर वो। जी जी सर। हाँ कौन सा? मोहित जी। जी हाँ मैं देखिए शैलेंद्र जी, देखिए मैं एक छोटा सा एक संवाद बोल के बताता हूँ आपको, बहुत जिसे कहते क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट रामलीला जी चल रही बिल्कुल। है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी हाँ हाँ डॉक्टर साहब आ रही है। जी, आ रही है सर, बढ़िया है। सपोज सपोज रामलीला चल रही है और उसमें जी रावण ने जी एंट्री ली, तो वो किस तरह से जी कहते हुए आया, मैं लंकाधिपति रावण, सारा संसार मुझसे कांपता है। ठीक, उसने ये बात डायलॉग बोला है, लेकिन देखिए हृदय में बोला है। जबकि रामचंद्र जी आएंगे, वो रामचंद्र जी से नहीं कहेंगे हे वत्स हनुमान, तुम जाओ और लंका से सुमेर पर्वत से जड़ी बूटी लेकर आओ। वो कहेंगे हनुमान हाँ जाओ वत्स, सुमेर पर्वत से जड़ी बूटी लेकर आओ, जी भ्राता जी लक्ष्मण अचेत पड़े हैं। तो देखिए दोनों की कहने की टोन जी अलग हो गई। रावण जो है दोनों उससे की नहीं लय कह भिन्न सकता है, है ना, भिन्न दोनों है, की अलग लय अलग है। भिन्न होगी, जी बिल्कुल भिन्न होगी ना, कंट्रास्ट हो गई लय। तो इसी तरह से हमें कोई भी किरदार निभाना होगा तो उसकी लय पकड़नी है। जब उसकी लय पकड़ेंगे, अभी तो खैर कई सारी चीजें होंगी, कई सारे पैरामीटर्स पे जाएगा एक्टिंग में, पर लय की मैंने बात करी। नाट्य संगीत जो है, नाट्य संगीत में जैसे सर ने, केपी साहब सर ने जो कहा कि संगीत के भिन्न भी कई चीजें, जैसे मैं ये मेज बजा रहा हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे जी चलने की जो आवाज है, वो सारी चीजें संगीत है, वो सारी चीजें संगीत है। उसके जी जी साथ ही जो हमारी बॉडी का जो लय जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कभी भी अगर एक्टर के लिए है। तो अब हम इसमें अगर कोई और कोई क्वेरी है तो वो करें, फिर नहीं तो हम स्पीच पे आ रहे हैं। स्पीच पे, और जी, स्पीच थैंक यू देखिए सर। कनेक्टेड है। बढ़ा लें? कोई और, किसी को कोई डाउट है? बताओ अभय जी, डाउट है कोई? सर पिच के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कंफ्यूजन होता है, पिच को हम कैसे जी डिफाइन करते हैं? जी, पिच एंड सर वॉल्यूम। सबसे वॉल्यूम तो समझ में आ रहा है, पिच पिच के बारे में आवाज आवाज पिच पिच एंड वॉल्यूम कहा ना आपने? नहीं सर, मैं कह पिच रहा हूँ और वॉल्यूम तो वॉल्यूम। समझ में आता है, वॉल्यूम तो समझ में आ रहा है, लेकिन पिच को हाँ, कैसे डिफाइन करेंगे? पिच पिच नहीं जानते? सर तो जानते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। पिच तो क्या है ना, फ्रीक्वेंसी से बना ना पिच, पिच फ्रीक्वेंसी से बना। जी तो पिच क्या जी है कि जैसे जो जो तीखी आवाज है, एक आवाज तीखी ओके होती है, एक आवाज भारी होती है, ये सारी चीजें हाँ किसमें, पिच में, तो पिच से तो कंट्रोल हो रही है। जो ओके पिच है ना, तो पिच से जी कंट्रोल। अब मैं आगे जब स्पीच पे जा रहा हूँ, जब स्पीच जी वाला चैप्टर है तो स्पीच वाले चैप्टर में ही अपने आप आने वाला है, ओके ये ओके स्पीच वाला स्पीच भी अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना। ओके सर ओके तो सर। ये हम उसके लिए रख रहे हैं। और अभी बस सीधे सीधे ऐसा करते हैं, अब हम शुरू करते हैं। सर इस पे कोई और चीज भी सर कुछ कहना है? साथ सर। ठीक है सर। संगीत में जी सर। ये जो नाटक के ना अपनी एक गति होती है ना, जी सर। जी नाटक सर। जी अपने मंच में जो चलता है उसकी जो जी गति होती है पेस वही पेस उसकी लय को बनाती है।
बिल्कुल और बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिनेता जो है उस जी उस अभिनय उस लय को, उस गति को जो ऊंचा नीचा करता है, तीव्र करता है, मध्यम करता है, वही जी इस नाटक की अपनी। तुम एक नाटक करो, एक गति में चल रहा, तुम्हें अंदाज नहीं है, बिल्कुल लेकिन उसकी अपनी एक बिल्कुल। गति है। वो तो डायरेक्टर नाटक ने वो बना नाटक लिए, का बना नाटक का भी लिए। पेज, नाटक का पेज भी ना सर, नाटक का जो अपना पेज जो है नाटक का। जी सर। तो तो वही उसी में फिर लय, बिल्कुल उसी बिल्कुल में सर। लयबद्धता जो कहीं लय उसकी तीव्र होती है, कहीं मंद होती है, कहीं कहीं तीव्र होती है, अति कहीं मंद। तीव्र होती है, तो जी 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 वो अपने बिल्कुल, आप ही आ जाती है, लय अपने आप ही स्वतः आता आ जाती है। है। जी सर। हाँ हाँ, अब बोलिए बोलिए, नेक्स्ट, आगे बोलो। जी, अब हम स्पीच पे जाते हैं सर। तो यहाँ से देख लेते हैं जरा, वीडियो भी आ रहा है। जी, अब हम स्पीच पे जा रहे हैं। जैसे हमने जब पहले भी कहा था कि ठीक है, आंगिक, वाचिक, आहारिक, तीन चीज बताई थी। तो आंगिक मतलब शरीर से, वाचिक मतलब वाणी से, आहार्य मतलब कॉस्ट्यूम से और बाकी लाइट्स वगैरह जो और जो हमें उसके साथ में जो चीजें जो हमें और डेकोरेट करती है कैरेक्टर। तो वाचिक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या इतना इम्पोर्टेंट अंश है इस पूरे के पूरे एक्ट का। तो वाचिक में ही अब हम आ जाते हैं कि वाचिक है क्या। पहली चीज की बोलने की परंपरा बहुत 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 पुरानी है, ठीक? बोलने की परंपरा, इसमें अब क्या है कि हम जो ये बोल रहे हैं, मेरी एक अलग तरह की स्पीच है। आप आपकी बिल्कुल डिफरेंट टाइप की स्पीच होगी। जितने भी लोग होते हैं उन सबकी कहीं ना कहीं टोनल क्वालिटी और स्पीच जो है वो बिल्कुल भिन्न होगी एक दूसरे से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये पूरा का पूरा जो हम आज का जो ये सेशन ले रहे हैं, इस सेशन में आपकी जो स्पीच है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या तरीके हैं और किस तरह से आप अपनी स्पीच को रिफाइन कर सकते हैं, उस पे हम बात। पहली चीज कि आपको जो पहली एक्सरसाइज है वो है कि आप लंबी सांस लें। सांसें जो हैं, जो हमारी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक होती है छोटी छोटी ब्रीदिंग जो होती है, एक होती है डीप ब्रीथ। तो डीप ब्रीथ जो होती है, एक्टर की ब्रीथ जो होती है वो डीप ब्रीथ होती है पहली। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं अभी। बाकी इसमें क्या है कि ब्रीदिंग जो है हमारी एक्टर की एक्ट करने समय सांस कैसे चल रही है, सांस कैसी चल रही है हमारी जब हम एक्ट कर रहे हैं उस समय एक्टर की सांस कैसी चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग में। जब मैं अगर कोई एक्ट कर रहा हूं तो मेरी उस समय ब्रीदिंग भी तो कंटिन्यूअस हो रही है। तो मेरी ब्रीदिंग कैसी हो रही है उस पर मेरा एक्ट भी डिपेंड करता है, जिसको हम सोचते ही नहीं कि शायद ये कनेक्टेड है। और ब्रीदिंग जो है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, ब्रीदिंग भी। जैसे जो जो मैंने इमोशंस हैं, कई बार अगर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग भी उस लिहाज से होती है। हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग उस लिहाज से होती है, ठीक। और कई चीजों में हम बिल्कुल एकदम शॉक में होते हैं तो ब्रीदिंग एकदम दूसरे लिहाज से रखती है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्रीदिंग को अफेक्ट करते हैं। पहली चीज, पहले कि वातावरण, एनवायरमेंट। मोहल्ले में हैं आप, घर में हैं आप, ऑफिस में हैं आप, तो जिन जिन वातावरणों में आप हैं तो वहां पर आपकी स्पीच डिफरेंट होती रहती है ना। आप घर में जाते हैं तो दूसरी तरह से बात करते हैं, मोहल्ले में कहीं पर दुकान में बाजार में होते हैं तो डिफरेंट बातें हो सकती हैं। और स्पीच की बात कर रहा हूँ मैं बोलने का तरीका भी आप अपने दोस्तों के साथ हैं तो आपका स्पीच का तरीका वहां पर बदल सकता है। दूसरी चीज, सुनना, ध्वनि का बोध, जो ध्वनि जो आ रही है उसका जो बोध जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि आदमी के पास में, जब मैंने कहा
कांसेन होना चाहिए। कांसेन का मतलब जो घंटी बजती है ना, कई बार डोरबेल बजती है, आप डोरबेल से पहचान लेते हैं ना कि ये फलाना आ रहा है, नहीं तो डोरबेल की तो टिंग आवाज आएगी। अब उस टिंग टिंग में ही आपने पहचान लिया कि फलाना आ रहा है। तो इतना हर किसी में बिल्कुल डिफरेंट आवाजें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो उन आवाजों को समझना। आगे तो सारी एक्सरसाइजेस भी आएंगी इसमें। इसके बाद शारीरिक स्फूर्ति जो है, इसको मिलाकर के आप अपने व्यक्तित्व के साथ में मिलाकर बोलते हैं तो एटीट्यूड भी आवाज से ही आता है। एक साहब है, साहब का एक एटीट्यूड जो होगा वो उसकी आवाज से ही आएगा। और अगर निम्न में है तो उसका जो कैरिकेचर जो बनेगा वो भी उसका किससे, आवाज से ही बनेगा। अब हम क्या है, जो हमारा वॉइस का चैनल है, सबसे पहली चीज तो इसको रिलैक्स देना है, तभी तो ये स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग होने के साथ में पहले तो वोकल कॉर्ड है, मैं वोकल कॉर्ड के साथ में ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे हमारी आवाज कैसे बनती है, रेजोनेटर कौन होते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे आ रही है। ठीक, तो अब क्या है कि हमें अपने चैनल को रिलैक्स देना है। पहली चीज तो कि जो हमारा वॉइस का जो चैनल जो है, इसको हमें आराम भी देना है। जब हम उसे आराम देंगे तभी वो ढंग से काम कर पाएगा। जैसे आप साज को ट्यून करते हैं, कोई भी साज, फिर वो बजाते हैं, तो अपने को हमें ट्यून करना पड़ेगा। जैसे कोई सितार है, जब सितार को ट्यून करोगे तभी तो बजेगा ना। हारमोनियम है, उसको ट्यून करोगे, ट्यून करने के बाद में बजता है। तो अपनी बॉडी को भी तो हमें ट्यून करना पड़ेगा, अपने को भी ट्यून करना है। तो अपने को ट्यून करने की जो ये जो एक्सरसाइजेस जो है, होता क्या है कि हारमोनियम तो हारमोनियम ही है, इक्विपमेंट है, सितार भी इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट सॉरी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना है ना। जब तक ट्यून नहीं करेंगे तो उसका बेस्ट निकलेगा ही नहीं। तो वैसे ही आपको अपनी बॉडी को ट्यून करेंगे जब, अब वो कैसे ट्यून होगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ वॉइस की, वॉइस एक्सरसाइजेज हम कैसे करेंगे। पहली चीज है कि जितनी हमारी जी सर, जी, वॉइस की एक्सरसाइजेज जो है वो हम डेली करेंगे। और दूसरी बात क्या है, अब अब कितने तरह की ब्रीदिंग होती है, मोटे मोटे तरह। पहली होती है टाइडल ब्रीदिंग। टाइडल ब्रीदिंग कौन सी कहती है, जो पेट जिसमें ऊपर नीचे जाता है। ब्रीथ करके देख लीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इसमें पेट पेट ऊपर नीचे जा रहा है। आप ट्राई कीजिए खुद बैठे हुए। दूसरी होती है क्लेविकल ब्रीदिंग। क्लेविकल ब्रीदिंग कौन सी, छोटी ब्रीदिंग मेरी, ठीक है, बहुत छोटी सी ब्रीदिंग हुई मेरी, जो सिर्फ यहां तक गई। तो जो एक्टर्स ब्रीदिंग जो है, एक्टर की ब्रीदिंग जो है, उसे कहते हैं इंटरकोस्टल डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग। तो जो मेरा डायफ्राम जो है ये पूरा, तो ये डायफ्राम जब मेरा ऐसे ऊपर में, जब उसमें जब पूरी जब हवा जब भरेगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जब पूरी हवा जब उसमें भरेगी, वो ब्रीदिंग है एक्टर की ब्रीदिंग। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे सांस ज्यादा से ज्यादा हम इसमें भर सकते हैं अपने फेफड़ों में, वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको आगे समझ में आया कि अगर एक्टर है तो एक्टर की ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट बनेगी। ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट कब आएगी, जब आपके फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा सांस आएगी। ठीक है, और आपके लिए जो सबसे रिलैक्सिंग एक्सरसाइज जो है, जो सबसे बेहतरीन काम करती है रिलैक्सिंग में, पहली चीज है जो अंगड़ाई जो होती है, जो आप अंगड़ाई लेते हैं ना, अंगड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एकदम से रिलैक्स करती है। पहली चीज अंगड़ाई, दूसरी चीज जमाई। जो ये जमाई करते हैं, जमाई से हमारा ये पूरा जबड़ा ये अपने आप एक्सरसाइज कराता है। दो चीजें,
ये बहुत नेचुरल है एक्सरसाइज। अगर जमाई और अंगड़ाई ना हो तो आधी समस्याएं बढ़ जाएंगी हमारी। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, छोटा सा बस, ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे यहाँ पर अगर कोई कर पाएगा तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे सुनो, ठीक है। मैं एक आदमी से कह रहा हूं जो 15वीं मंजिल में ऊपर बैठा है, उससे मैंने बात करनी है, उससे बात कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर जो बैठा है 15वीं मंजिल में, उससे मैं कह रहा हूं अरे सुनो, ठीक। अब एक आदमी से मैं बात कर रहा हूं जो 50 मीटर मुझसे दूर है, उससे कह रहा हूं मैं अरे सुनो, ठीक। अब इसके बाद एक आदमी जो बगल के कमरे में है, मैं कह रहा हूं अरे सुनो, ठीक है। जो मेरे कमरे में है मैं उससे कह रहा हूं अरे सुनो। अब मैं अपने से कह रहा हूं अरे सुनो। तो ये इनको जितना मैं ये वहां से लेके यहां तक में जितने वेरिएशन है अरे सुनो के, सिर्फ अरे सुनो कह रहा हूं मैं। अगर आप अरे सुनो को इतने वेरिएशन में अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो काफी हद तक चीजें तो आपकी यही समझ में आ जाएंगी। मैंने करा क्या, पहले मैं एक 50 मीटर ऊपर वाले से बात कर रहा हूँ, है ना। तो वॉल्यूम को छोड़ दीजिए, वॉल्यूम की बात तो एक अलग है कि वॉल्यूम वहां जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं किस पिच पे बात करूंगा, किस पिच में बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए ना, कई बार फुसफुसा के बात करी जाती है, कई बार ये करी जाती है। आप मैं यहाँ पर मेरे साथ में एक आदमी बगल में बैठा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बिल्कुल रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये माइक लगा हुआ है, माइक मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। अगर माना डॉक्टर साहब, उमेन साहब यहाँ से मेरे 20 मीटर दूर में बैठे, यहाँ पर बैठे होते सामने, या सामने बैठे इस कमरे में, तो क्या मैं इतने हल्के ऐसे जो क्या बात करता, मेरी पिच भी बदलती, मेरी पिच बदलती। मैं जैसे यहाँ पर है, मैंने कहा डॉक्टर साहब जरा ये बताओ भाई साहब, नहीं वो जो है ना ये यहाँ से मैं इनसे ऐसे बातें करता। अगर सपोज कीजिए आप डॉक्टर साहब बाहर बैठे हो, है ना, यहाँ से 10 मीटर दूर पे, तो मैं डॉक्टर साहब वहाँ गार्डन में मेरे बैठे हैं, तो मैं कैसे बात करता। मैं हाँ डॉक्टर साहब जरा ऐसे 1 मिनट के सुनेंगे भाई साहब, ये है मेरा मेरा देखिए ना, मेरा वॉल्यूम की तो बात अलग है, वॉल्यूम का बदल रहा है, मेरे पिच भी बदलेंगे, कोई भी एक्टर हो। और साथ में एक डॉक्टर साहब आप 15वीं मंजिल में है ऊपर, तो 15वीं मंजिल में डॉक्टर साहब को कैसे बुलाऊंगा, अरे डॉक्टर साहब, तो वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। तो मेरे पिच भी बदले, मेरे वॉल्यूम भी बदले, और मैंने सिर्फ क्या कहा, अरे सुनो ही तो कहा, ठीक है ना। सिर्फ अरे सुनो में ही मेरे पिच और वॉल्यूम, ये मैंने जो 4 तरह के जो चीजें जो बताई, 4 तरह की चीजों में ही अब मेरे पिच और वॉल्यूम ये बदल गए, ठीक। अब क्या है, सांस लेने का सही तरीका क्या है, ठीक। आप कभी ये देखिएगा, जो हमारा रिब्स है, रिब्स के ठीक नीचे आपने हाथ लगाया, अपने लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। वहां से थोड़ा मैंने ये लगाया, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड को मैंने हाथ लगाइए, और आप महसूस कीजिएगा उसके बाद, क्या ये जो मैं जब ये हवा जा रही है और आ रही है, क्या यहाँ पर कुछ एक हल्की सी हलचल हो रही है, आपके हाथ में हो रही है कि नहीं हो रही, देखिए महसूस कीजिएगा अपने हाथ में। क्योंकि जब आप डीप ब्रीथ करेंगे, डीप ब्रीथ में यहाँ पर जो इंटरकोस्टल मसल्स जो है, इंटरकोस्टल मसल्स में आपके क्या दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये देखिए, ठीक। तो यहाँ पर आपके जो मैंने बताया लेफ्ट में राइट में, इसमें इंटरकोस्टल मसल्स, और इंटरकोस्टल मसल जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, जो एक्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो आपके यहाँ पर नीचे, ये तो रिब्स हो गए, रिब्स के बाद में एक चीज होती है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक। फ्लोटिंग रिब क्या करता है कि जो डायफ्राम है ना आपका, बायोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनके लिए यही, वैसे डायफ्राम जो होता है फ्लोटिंग रिब की वजह से वो और ज्यादा तुम्हारी, मतलब माना सपोज कीजिए इतनी सांस मेरी आ रही है, इतनी सांस ले रहा हूं,
अब ये मेरी फ्लोटिंग रिब अगर खींच रहे हैं तो ये सांस मेरी यहाँ तक आ गई, तो इतनी सांस मुझे सरप्लस मिल गई। तो जो एक्टर की जो स्पेस जो है इसके मुकाबले एक्टर की स्पेस इतनी और बढ़ गई। तो ये फ्लोटिंग रिब कभी भी अगर कहीं पर, या यूट्यूब में भी डाल दीजिएगा सर्च में, शायद कहीं पर अगर पड़ा हो, या कहीं ना कहीं पर आपको मिल ही जाएगा, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो फ्लोटिंग रिब्स डालिएगा। फ्लोटिंग रिब्स क्या है? फ्लोटिंग रिब में आप जो है, आप जितनी औसत आप हवा सांस भीतर लेते हैं उससे काफी बढ़ के आपकी सांस बढ़ जाती है। और वो होती कैसे है? वो धीरे धीरे अभ्यास से आपके फ्लोटिंग रिब्स डेवलप होते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स में क्या हो जाता है कि वो जो झिल्ली जो है वो नीचे तक में आने लग जाती है। मोहित जी आपकी आवाज सर चली गई। हेलो, सुमित मेरी आवाज आ रही है? रोहित सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही। रोहित सर का वीडियो भी काफी देर से पॉज लग रहा था, वीडियो आ नहीं रहा था। नहीं सर, फ्रीज की मुद्रा में है। नहीं इस समय नहीं, काफी देर। तो हाँ, या तो नेटवर्क की मेरा प्रॉब्लम है। नेटवर्क कमजोर है, उनका वीडियो फ्रीज ही मुझको दिख रहा था। हेलो, हाँ, आ गए सर, आ गए। आवाज आ रही है? नेटवर्क की मुझे लग रहा प्रॉब्लम है है कि कुछ। हाँ, किसी नहीं गलती से किसी बच्चे ने, मुझे लग रहा है कि नेट वहां से स्विच बंद कर दिया होगा, तो हो गया होगा। कोई नहीं, आ जाएगा आ जाएगा। सब लोग तो जुड़े ही हैं। मैं तब हाँ वैसे जुड़े हैं। अभी मेरे इससे नेट पे भी चल। हेलो हेलो, शैलेंद्र जी मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मोहित सर की नहीं आ रही। हाँ, मोहित सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट नहीं हो गए, फ्रीज हो गए हैं, फ्रीज। अरे हाँ थिएटर में फ्रीज होता है कि नहीं होता है सुमित? होता है सर, होता है। तो उसी तरह मोहित जी फ्रीज हो गए हैं। उनका सर घर में भी फ्रिज होता है। हो गया शायद। घर में भी फ्रिज होता है। वो फ्रिज होता है, ये फ्रीज होता है। बड़ी की सर मात्रा वही होती है तो फ्रीज। माहौल के हिसाब से चेंज होता रहता है ना। हाँ, और बड़ा भी होता है घर में। वो दोनों फ्रीज का मतलब एक ही है, दोनों में जम जाना है। हाँ, जम जाना है, हाँ, वहां ये पर तो भी बात जाकर सही है। बहना बंद हो जाता है, जम जाते हैं। वो भी फ्रीज और ये भी फ्रीज एक ही बात है। लेकिन मटके में आप पहले तो सामान्य ये कहते हैं रहेंगे। कि दोस्तों शैलेंद्र जी जी सर। कूड़े में दही जमाया जाता है, तो उसको भी वो भी वही होगा। कूड़े में दही जमाया जाता है, दही। नहीं सर, नहीं लेकिन फ्रीज हाँ, नहीं कहेंगे, कहावत। फ्रीज जब होगा हाँ, ठंडा हो जाना। और हिंदी हाँ। में जमना नहीं एक ही लेकिन शब्द है, देखिए, लेकिन फ्रीजिंग का मतलब होता है उसमें ठंडी हो जाए, उसकी गर्माहट खत्म हो जाना, नहीं तब वो फ्रीज होता है। लेकिन देखिए, एक लोकोक्ति है। जब नहीं होता कि कोई आदमी बात कर रहा हो, बच्चों बैठा हो, तो वो कहते हैं कि क्या मुंह में दही मुंह जमाए में दही बैठे। जमा रखा? हाँ 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 हाँ। सही बात है सर, मुंह में दही जमा मोदी जी रखा। मोदी जी नेटवर्क चालू हो गया आपका? बिल्कुल बिल्कुल चालू हो गया, बिल्कुल चालू हो गया। अरे वो गलती से जी दब सर, गया। आपका पुनः स्वागत है। जी धन्यवाद। तो हमने जो इंटरकोस्टल मसल्स की बारे में जब बात जो की, और इंटरकोस्टल मसल्स के साथ में ही जो बात आई, एक मिनट, बात आई थी फ्लोटिंग रिब्स की। तो फ्लोटिंग रिब्स को ही डेवलप करना एक एक्टर का काम है। एक्टर ने अगर फ्लोटिंग रिब्स अगर उसके डेवलप हो गए, और प्राणायाम से, बाकी एक्सरसाइजेस से उसके फ्लोटिंग रिब्स डेवलप हो सकते हैं। कभी भी आपने सांस ली, सांस लेने के बाद में सांस रोकने की एक्सरसाइज करिएगा। जितनी आप सांस ले सकते हैं ली, उसके बाद में 10 काउंट गिनिए, 15 काउंट गिनिए,
और मैक्सिमम आपकी सांस जो है आपके रिब्स तक में पहुंचे। धीरे 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 आप देख रहे होंगे कि अच्छा, कोई भी जो योगा करते हैं उनकी सांस की कैपेसिटी जो होती है वो और लोगों से बेहतर हो जाती है। तो बेहतर होने के पीछे कारण ये होते हैं कि उनके फ्लोटिंग रिब्स ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, और फ्लोटिंग रिब्स जितना डेवलप होंगे उतना जो हमारा डायफ्राम जो है उतना नीचे तक में आ जाएगा, तो उतना वो और ज्यादा सांस, उतने परसेंट का उनको बोनस मिल जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है ना। अब जो बात है, एक चीज और है जो एक्सरसाइज जो है, ये जब करने के बाद में ये करा आपने, डीप ब्रेथ लिया, डीप ब्रेथ लेने के बाद में एक्सहेल किया, और ये हमारे जो ये हाथ जो है हमारे ये यहाँ पर दाएं और बाएं तरफ को इंटरकोस्टल मसल्स में हमने टच किए। इससे तो हमें पता चला। दूसरा, हमने मुंह को अपने 2 अंगुली तक करीबन खोला, ठीक है, इनहेल किया, एक्सहेल कर रहे, एक्सहेल करा, और 15 काउंट तक हम काउंट करते रहे। तो ये अगर कर रहे हैं, इन सब प्रक्रियाओं से हमारा ये इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी डेवलप होंगे, और साथ में फ्लोटिंग रिब्स भी बनने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है। अब बात आ गई वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो है साथ सर जुड़े हुए हैं ना सर, जो है जी सर, जी सर। नेट मेरा आज नेट मेरा ही गड़बड़ अब ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड क्या है? वोकल कॉर्ड जो है, वोकल कॉर्ड बनता किससे है? जैसे प्याज की झिल्लियां होती है ना, प्याज की झिल्लियां, इस तरह से ही हमारे वोकल कॉर्ड में झिल्लियां होती है। उन झिल्लियों से ही हमारा एक वोकल कॉर्ड बनता है पूरा। ठीक। अब क्या होता है कि जो ये वोकल कॉर्ड जो है प्याज की झिल्लियों की तरह होता है, और स्लिट स्लिट होते हैं उनमें। अब वो फैलता है, जैसे ही जब ये बात जब हो रही तो वोकल कॉर्ड हमारा फैलता है और वॉइस बॉक्स में टकरा करके ध्वनि पैदा करता है। वोकल कॉर्ड जो है उसकी आवाज जो है वोकल कॉर्ड की, वो वॉइस बॉक्स पे टकराती है, वॉइस बॉक्स से टकरा करके ध्वनि पैदा करती है। जो वोकल कॉर्ड जो है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक का होता है। लेडीज में और बच्चों में वोकल कॉर्ड जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, वो खिंचता ज्यादा है, क्योंकि जब छोटा होगा तो वो थोड़ी ज्यादा खिंचता है। वो थोड़ा ज्यादा खिंचता है तो उनकी आवाज देखेंगे तो उनका पिच थोड़ी हाई होता है। लेडीज की आवाज में और जेंट्स की आवाज में फर्क ही यही है, नहीं तो और क्या दिक्कत है। तो आवाज, आप एक बार बताइए, जब ये इसके भीतर में वोकल कॉर्ड है, वही वोकल कॉर्ड जेंट्स में भी लगा है, वही वोकल कॉर्ड लेडीज में भी लगा है, और इनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, उनकी आवाज थोड़ी पतली होती है। तो पतली होने के पीछे क्या है कि जो वोकल कॉर्ड जो मैंने बताया 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर के बीच में, तो वो वोकल कॉर्ड जो है बच्चों का भी वोकल कॉर्ड और लेडीज का वोकल कॉर्ड थोड़ा छोटा होगा, तो वो स्ट्रेच ज्यादा होगा, और जब खींचेगा तो वो थोड़ी सी आवाज को उसका पिच बढ़ाएगा। ये हो गया हमारा वोकल कॉर्ड के बारे में। मैं छोटा छोटा ओवरव्यू दे पा रहा हूँ इसमें कि क्या क्या चीजें हमारे जो हमारी साउंड को, जो हमारी स्पीच को जो कंट्रोल करती है वो। अब एक बात है, हम जम्हाई लें। जम्हाई अगर हम ले सकते हैं तो वो तो अगर नेचुरली जम्हाई आती है, और अगर आर्टिफिशियली भी अगर जम्हाई अगर हमारी बनेगी तो वो हमारी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्सरसाइज इस जबड़े की कर देगी। काफी एक्सरसाइज तो ये कर देगी। दूसरा एक एक्सरसाइज है जो आपकी वोकल के लिए जो एक्सरसाइज जो बनती है, हथेली में फूकिए, हथेली में पंख को उड़ाइए, ठीक है। शीशे में भाप, शीशे में भाप बनाइए। और जो अरे सुनो वाली जो एक्सरसाइज जो हमने बताई थी, ये सारी एक्सरसाइज अगर आप इनको कॉम्बिनेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एक जो आपके वोकल कॉर्ड है और आपकी साउंड की क्वालिटी बेटर हो। अब इसके साथ में एक नई चीज और ऐड कर रहा हूं, वो है रेजोनेटर। ठीक। रेजोनेटर जो है कि आपकी
आवाज जो है, मेरी आवाज मेरे किस अंग में से गूंज रही है, वो मेरा रेजोनेटर। रेजोनेट मतलब जिस जगह से मैं नाक से बोल रहा हूँ कहते हैं ना, तो नाक से मेरी आवाज गूंज रही है। किसी की आवाज सर से गूंजती है, किसी की नाक से गूंजती है, किसी की थ्रोट से होती है, किसी की चेस्ट से। वो मैं आगे उसका उदाहरण देते रहूंगा। तो जिस जगह से हमारी आवाज में कंपन होता है, शरीर के उस अंग, जिस अंग से हमारी आवाज में कंपन होता है, वो रेजोनेटर है हमारा। और अगर इसको सरल भाषा में कह दें तो जिस अंग से हम बोल रहे हैं या हमारा कंपन हो रहा है, वो रेजोनेटर हो गया, वो हमारा रेजोनेटर है। ठीक। और रेजोनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जैसे ये, जी एक जी चीज सर बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो सर जैसे रेजोनेटर की बात हुई तो आपने बताया नाक से, सर से, गले से या जी जी चेस्ट जी से। तो सर क्या इसमें ये भी होता है कि ये अच्छा होता है और ये खराब होता है? नहीं नहीं, अभी तो ये बात ही नहीं हो रही। अभी तो सिर्फ रेजोनेटर मैंने बताया। मैंने कहा रेजोनेटर जो है, रेजोनेटर वो शरीर का वो अंग जिस पे मेरी आवाज टकरा के कंपन कर रही है, कंपन करके वो रेजोनेट करके गई, वो अंग जो है। अभी तो सिर्फ वहीं तक बात है। तो रेजोनेटर क्या है कि जिस अंग से मेरी आवाज कंपन कर रही है, वो मेरा रेजोनेटर है। और सबके रेजोनेंस जो हैं अलग अलग होते हैं, इसीलिए आवाज भी अलग अलग है। पहले तो हमारी आवाज किससे बनी? वोकल कॉर्ड से बनी, वॉइस बॉक्स में टकराई और रेजोनेट करी। रेजोनेट भी तो कर रही है। रेजोनेंस आप जानते हैं? रेजोनेंस जानता है कोई? जी, रेजोनेंस। रेजोनेंस का सबसे आसान सा उदाहरण है, अगर कई सारे सैनिक अगर एक पुल में जा रहे हैं, कई सारे सैनिक, और अगर वो मजबूत पुल भी है, ठीक ठाक पुल है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीमेंटेड पुल है, और बहुत और कदम ताल कर रहे हैं, एक ही कदम ताल चल रहा है, लेफ्ट राइट चल रहा है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है वो पुल टूट जाता है। वो सारे जितने जो कदम जो है, उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बन जाता है, क्यूमुलेटिव रिजोनेंस बन जाता है वो, जिससे कि वो पुल ही गिर जाता है। इतना भी इफेक्ट रेजोनेंस का आ जाता है। तो जब रेजोनेंस ये 10th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये यही रेजोनेंस का उदाहरण दिया जाता है। अब मैं रेजोनेटर कह रहा हूँ, ये तो हो गया रेजोनेंस। ठीक है। अब रेजोनेटर है बॉडी का वो पार्ट जहां पर कंपन हो रही है। अब मैं आप एक काम कीजिएगा, सबसे एक उदाहरण है, आप हमिंग करिए। और कर लीजिए सब लोग, अगर थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है। या ओम कर लीजिए। ओम। अब ये हाथ को यहाँ रखना है, पहले जहां जहां पर मैं हाथ रखूंगा वहां वहां पे आप रखना है। सर आपका वीडियो आए अब आप ये महसूस कीजिए, जब आप ये ओम का उच्चारण कर रहे थे, ये हमने क्या कहा, आप जो कर रहे थे इसे हमिंग कर रहे थे, आप बोल नहीं रहे थे ना, हमिंग कर रहे थे आप। हम जब हमिंग कर रहे थे तो हमारा, जब आप हाथ यहाँ रख रहे थे तो आपको लग रहा था कि मेरे सर से आवाज कहीं लग रही है। देखिए आप जब ये ओम करिए या हमिंग करिए, ओम, तो हाथ में यहाँ तक कंपन आ रही नहीं आ रही? मेरे सर से भी कंपन आ रही। और अगर मैं चेस्ट में रख रहा हूं, ओम, यहां भी आ रही है। गले में रख रहा हूं, ओम। क्योंकि क्या है, मैं सिर्फ जो अभी कर रहा हूं वो मैं कंपन कर रहा हूं।
ये रेजोनेट नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे इन तीनों जगह पे कंपन हो रही है, कंपन आ रही है तीनों जगह से। अब रेजोनेटर का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। बकरी है, बकरी का रेजोनेटर कौन सा है बताइए सर? बकरी किस अंग से बोलती है हमारे हिसाब से? बकरी 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 का रेजोनेटर कौन सा होना चाहिए बताइए, कोई बताइए। सर बकरी का नाक नाक नाक, सर ठीक नाक है, सर। बकरी का रेजोनेटर नाक है, नाक है, ठीक है। बकरी का रेजोनेटर जो है वो नाक है, नाक से उसकी, नाक उसका रेजोनेटर है, ठीक है। आवाज तो उसकी वोकल कॉर्ड से बनी, पर टकरा रही है, कंपन कर रही है नाक में, नाक से गुंजायमान हो रहा है। इसी तरह से बिल्ली जो है वो गले से मुंह तक आ रहा है, ठीक है। बिल्ली की अगर आवाज आप बोलेंगे, मियाऊ जो भी बोलेंगे, तो उसमें क्या है कि यहां से मुंह तक, गले से मुंह तक का जो पूरा जो एरिया जो है यहां से कर रहा हो। आप कभी मियाऊ बोलिएगा ना, जब बिल्ली की तरह मियाऊ बोलिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक मेरा कंपन है। इसके बाद में कबूतर जो है वो गले में ही आवाज को दबाता है। जब वो गुटुरगु करता है, तो आप देखिए वो आवाज को दबा रहा है। आवाज कभी कबूतर की खुल के आवाज तो नहीं आती है जैसे हम खुल के बोल रहे हैं। कबूतर गुटुरगु गुटुर करता है, तो वो आवाज जो उसकी जो है वो गले में ही दब रही है। कुत्ते का रेजोनेटर कौन सा होगा बताइए साहब, कोई भी। सर पेट से, कुत्ते का पेट से, है, पेट नहीं, चेस्ट, पेट से। चेस्ट चेस्ट, भौं ओके ओके। भौं, करा नहीं कराए, तो वो जो कर रहा है वो सीधे सीधे चेस्ट से कर रहा है कुत्ता जी। कोयल और मोर जो है, कोयल भी और मोर भी वो सर से कर रहे हैं। तो बताने का मकसद क्या था, आपको ये बताना कि रेजोनेटर समझाने के लिए ये उदाहरण है। बाकी हमें मतलब नहीं कि सारे जानवर कौन किससे करता है, कौन क्या करता है, वो मकसद नहीं है। मकसद ये था कि आपको कौन से रेजोनेटर से क्या, किस तरह की आवाज निकल रही है वो आप समझ गए। मेरा कौन सा रेजोनेटर काम कर रहा है वो भी समझ गए, आपका रेजोनेटर। सर अब जब शेर, एक्टर सर शेर के लिए है, क्या होता है सर? सर शेर के लिए शेर का आप सोचिए कौन सा होगा। चेस्ट या पेट से? है सर चेस्ट या पेट? चेस्ट, कहीं ना कहीं तो चेस्ट से तो आ ही रही होगी आवाज, है ना। पर चेस्ट के साथ में सिर्फ एक ही जगह से नहीं आ रही होगी, उसकी उसकी थ्रोट जी से सर। लेके यहाँ तक का कोई ना कोई पूरा एक एरिया आ रहा होगा। जब निकालता है ना वो रोर, रोर जिसे कहते जी हैं ना, जी। है ना, तो वो उसका रेजोनेटर। मकसद की बात यह है कि हमें, ये हमारा टॉपिक नहीं है कि शेर किससे निकालेगा, बिल्ली किससे निकालेगी। मकसद ये बताने का है कि ये बिल्ली जो है, बिल्ली की आवाज आपने सबने सुनी है, तो आप समझ गए कि मेरा ये बिल्ली का रेजोनेटर ऐसा है। अब रेजोनेटर से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? रेजोनेटर यह है, किसी अपने रेजोनेटर को चेंज करके देखिए, और लोगों से जब बात जब कर रहे हैं तो उनका रेजोनेटर देखिए कि उसका रेजोनेटर कौन सा काम कर रहा है। उसका ये काम कर रहा है, 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 हम इतने को ले लेते हैं। उसका रेजोनेटर देखिए और अपने रेजोनेटर को चेंज करके भी कोशिश कीजिए, ट्राई करें, है ना। और दूसरी चीज जो है, जो आपकी आवाज की जो क्वालिटी को बदलता है, जो आपके माउथ का जो शेप है, जो शेप आपने जो आपके जो मुंह का जो शेप जो है, वो आपकी आवाज की क्वालिटी को भी बदलता है। कई बार कई बार क्या होता है कि मैं ये माना मैंने एक कैरेक्टर डिफरेंट करना है, ठीक है, तो कैरेक्टर डिफरेंट करना है, तो मैंने यहाँ से ये अपने थोड़ी सी इसको, होठ को या ये इसको, ये थोड़ी सी ऊपर से बढ़ा दिया, यहाँ से कर दिया, तो मेरी मेरी जो आवाज की क्वालिटी है बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी? तो डिपेंड करता है पहले तो मेरे रेजोनेंस में, दूसरा डिपेंड करता है मेरे शेप ऑफ द माउथ। मेरे माउथ के शेप में अगर कोई ऑल्ट्रेशन होगा तो मेरी आवाज उस लिहाज से ही चेंज आ जाएगी। दोनों चीज है जो इसकी क्वालिटी है। अब एक चीज और है, अब एक चीज है, एक एक्सरसाइज और, छोटी सी एक्सरसाइज भाई, ये 2-3 चीजें रह गई। डॉक्टर साहब टाइम क्या हो गया?
मैं घड़ी नहीं लाया हूँ उधर से लाए। टाइम क्या हो रहा है? 10:30 बजने वाला है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ ठीक है, बजने ठीक है, बजने वाला है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो मतलब आज लगभग ये कंप्लीट हो जाना है हमारा, बहुत ज्यादा नहीं बचा है। अब क्या है, एक और एक्सरसाइज है कि हम सब टेक्स्ट, आप जानते हैं सब लोग, एक टेक्स्ट होता है, ठीक है, एक तो टेक्स्ट है, कोई भी एक एक संवाद है उसमें टेक्स्ट है। मैंने कुछ डॉक्टर साहब से कहा, एक तो टेक्स्ट हो गया और एक सब टेक्स्ट है। मैं सब टेक्स्ट मेरा बदल सकता है ना, मतलब बताता हूँ आपको। टेक्स्ट और सब टेक्स्ट जानते हैं कुछ लोग, तो ये बताइए, टेक्स्ट और सब टेक्स्ट। कभी भी अगर एक्टर के लिए, चाहे वो नाटक हो, फिल्म हो, कोई भी हो, तो एक तो टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट तो वो है जो 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 सीधे सीधे पढ़ना है। सब टेक्स्ट जो है, जो हिडन टेक्स्ट है, जो उसमें नहीं लिखा है, मुझे समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है ना, कहना क्या चाह रहा है, वो सब टेक्स्ट। तो सब टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है वो मुझे समझना है। अब मैं छोटा सा एक चीज बता रहा हूं, एक छोटा सा मैं एक पंक्ति बोल रहा हूं, वहां मत जाओ वहां खतरा है। ठीक है, वहां मत जाओ वहां खतरा है। अगर मैं सब टेक्स्ट अलग अलग जोड़ दूंगा, इसका सब टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है ना, वहां मत जाओ वहां खतरा है। तो इसमें इसमें सब टेक्स्ट अगर मेरा बदलेगा तो इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए, कोई अगर इसमें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वहां मत जाओ वहां खतरा है। तो पहली चीज क्या है कि मैं इम्फेसिस कर रहा हूं कि वहां मत जाओ वहां खतरा है। ठीक है ना, पहले तो मैंने ये कह दिया। ठीक, अब दूसरी चीज ये भी तो हो सकता है, वहां मत जाओ, हाँ खतरा है भाई। ठीक है, जो मेरा सबटेक्स्ट है, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कई चीज क्या है, जो साइलेंट टेक्स्ट जो है, साइलेंट टेक्स्ट मतलब क्या, सब टेक्स्ट मतलब, सब टेक्स्ट का मतलब क्या है, जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं। जैसे कई सारे में, कई कई जैसे बेटे ने कहा, माना बेटे ने कहा, पापा मैं फिल्म देखा हूं। अरे नहीं छोड़ो, मत जाओ, कहाँ जाओ। तो उसने जैसे, अरे छोड़ो मत जाओ, कहाँ जाओगे यार तुम फिल्म देखने को। और मैंने 200 रुपए का नोट उसके हाथ में दिया। तो सब टेक्स्ट क्या है मेरा, मेरा सब टेक्स्ट तो है भाई, पिक्चर चले जा, ले पैसे ले ले। पर जो मैंने डायलॉग बोला वो क्या बोला कि पिक्चर छोड़ो। अरे कहाँ जाओगे पिक्चर। कई बार पेरेंट्स ये करते हैं, नहीं कहते कि उसने मांगा, माना कोई चीज मांगी ना, अरे कहाँ जाओगे यार, छोड़ो छोड़ो, ये करा, और छोड़ो भी करा और बटवे से पैसे भी दे दिए। तो बटवे से पैसे दे दिए मतलब कि सब टेक्स्ट क्या है कि चले जाओ, और मुंह से मैंने क्या बोला कि मत जाओ। ठीक है, तो वहां मत जाओ वहां खतरा है को मैं अलग अलग सब टेक्स्ट से, आप ट्राई कीजिए कि मेरे कितने तरह के सब टेक्स्ट बदलने का मतलब कि उसका जो जो टेक्स्ट के भीतर जो सब टेक्स्ट है, हम्म, जो टेक्स्ट के भीतर वो कहना चाह रहा है लेखक, जो लिखता नहीं है, जो लिखा नहीं है, बिटवीन द लाइन जो उसने कह रखा है, उसको हमें समझना चाहिए। कई बार जो आपको जो टेक्स्ट मिलता है, जो आप फिल्म हो या थिएटर हो, जो टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट तो सीधे सीधे लाइन्स होंगे, पर उस उसमें वो सब टेक्स्ट कुछ और बताना चाह रहा होगा। जो भी राइटर है, जो भी कहानी होगी, वो कहानी में वो सब टेक्स्ट जो बताना चाह रहा है, एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका सब टेक्स्ट पकड़े। एक्टर तभी इंटेलिजेंट है जब उसका टेक्स्ट तो सब पकड़ लेंगे, टेक्स्ट पकड़ करके सीधे सीधे मैंने पट 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 बोल दिया। अब भाव की बात अलग आई कि मैं किस भाव से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, वो एक अलग बात है। पर सपोज कीजिए मैं अभी डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, मैंने माना, सपोज कीजिए मैंने, चलो हाँ बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज हो गई, थोड़ा सा लोगों को नींद भी आ रही होगी, जरा थोड़ा उससे भी वो बढ़ जाएंगे। मैंने डॉक्टर साहब से बात की, माना मैं, डॉक्टर साहब घड़ी में टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, अब घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, माना मेरी डॉक्टर साहब की आपस की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि भैया छोड़ो, घड़ी में टाइम देखो, अब बंद करो वाली बात। ये मैं क्या कह रहा हूँ, सब टेक्स्ट ये भी हो सकता है, एक सब टेक्स्ट ये हो सकता है, एक सीधे सीधे जो
जो अभी के पर्सपेक्टिव में जो सबटेक्स्ट जो था कि मैं घड़ी लाया नहीं हूँ आज, मैं देख लेता हूँ कितना समय और बचा है। देखिए ना, एक तो सबटेक्स्ट क्या आ गया, कितना समय और बचा है, और दूसरा सबटेक्स्ट क्या आ गया, डॉक्टर साहब टाइम क्या हुआ है, 10:30 का। अच्छा ठीक है कहा। अच्छा ठीक है का मतलब कि दूसरा जो है वो समझ जाएगा कि भाई ये कह रहा है कि अब तो बहुत हो गया, तो ये भी हो सकता है। ये सारी चीजें देखिए सबटेक्स्ट। तो सबटेक्स्ट क्या है, किसी भी कहानी में, किसी भी डायलॉग्स में, किसी भी टेक्स्ट में सबटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्पीच की जो बात, जो ये सारी चीज जो आई, ये इंपॉर्टेंट है। और अब क्या है, सिर्फ वोवल्स बोलिए, वोवल्स जो होते हैं ना, AEIOU वोवल्स, और स्वर, स्वर भावनाओं को बताते हैं। ठीक, स्वर जो है वो भावनाओं को बताते हैं। सिर्फ अगर आप सिर्फ स्वरों की अगर प्रैक्टिस करें, वो भी काम करती है। और अगर महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि लयदार होने के लिए आप कविताएं पढ़िए या कोई टेक्स्ट है, कविताओं से बहुत लय बनती है। तो आपने करा किया कि आपने कोई टेक्स्ट लिया और टेक्स्ट में जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं मैं उन पे एम्फेसिस दिया। मैंने कितना एम्फेसिस देना है, कितना स्ट्रेस देना है किस शब्द में, और इम्पोर्टेंट कोई बात कहने से पहले मैंने पॉज कितना लेना है उसके बाद, क्योंकि मेरी साइलेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस तो कभी भी अगर संवाद है, बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हैं, तो आपकी साइलेंस भी बोलेगी ना, है नहीं। तो जैसे मैं अभी इतनी देर के लिए रुका, तो इतनी देर के लिए रुका, तो उस चीज, वो चीज जो है वो एड ऑन करेगी उस चीज। तो साइलेंस जो है वो एड ऑन करेगी। और पॉज कब लेना है मैंने, ये चीजें क्या है कि जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, और टेक्स्ट से ही आपका स्पीच भी इंप्रूव होगी, टोनल क्वालिटी इंप्रूव होगी। साथ में जो मैंने एक्सरसाइजें बताई, पहली एक्सरसाइज बताई नाट्य संगीत के लिहाज से, दूसरी एक्सरसाइज बताई स्पीच के लिहाज से। ठीक, अब इसमें कोई, आज का ही सेशन हमारा वैसे फॉर्मली ये पूरा हो चुका है। और कल कोई अगर कोई और क्वेरी है तो आप लोग बात कर सकते हैं। सर अभी आपने टेक्स्ट और सबटेक्स्ट की बात बताई, तो मुझे अपनी पहली वर्कशॉप जो आपसे 15 साल पहले मैंने ली थी, तो उसमें गुरुजी जो आए थे उन्होंने एक बात बताई थी, वो याद आ गई, तो सबके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक लाइन लिखी हुई है कि राम रोज रात को पत्र लिखता है। जी, राम, तो उन्होंने ये सारे शब्द लिखकर, राम रोज रात को पत्र लिखता है। जी 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 जी, तो अब वो बोले कि इसको देखो हम कितनी तरह से बोल सकते हैं, और हर बार हम बोलेंगे तो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। राम रोज रात को पत्र लिखता है, यानी क्वेश्चन बन रहा है कौन रोज रात को पत्र लिखता है। हाँ, हमने राम बिल्कुल पर जोर दिया, राम रोज रात को पत्र लिखता है। राम रोज रात को पत्र लिखता है, कब कब लिखता है, रोज लिखता है। राम जी, रोज रात को पत्र लिखता है, रात पे राम इम्फेसिस, रोज रात को पत्र लिखता है। पत्र पे इम्फेसिस हो गया ना। तो जिस जिस शब्द पर हम जोर देते जाएंगे, बिल- क्वेश्चन बदलता चला जाएगा। बिल्कुल बदलता जाएगा। और यही सब टेक्स्ट है जो मैंने बताया ना, वहां मत जाओ, जी वहां खतरा है। जी जी जो अगर वहां मत जाओ, जी जी वहां पे गया मैं, पहले पहले वहां पे अगर जा रहा हूँ, दैट मीन्स दैट प्लेस। मत जाओ, जी, मत जाओ पे मैं गया, हाँ वहां खतरा है। और लास्ट में मैं चले जी गया, खतरा है। तो अगर इतने इतने अलग अलग हाँ, चीज में, एक ही डायलॉग में मेरे 5 तरह के अर्थ निकल के आ जाएंगे। एक ही डायलॉग में बस अलग अलग सेंस आ रहे बिल्कुल हैं। जी अलग आ जी जाएंगे। तो सर भी यहाँ पर है। जी सर अगर थोड़ा, सर अगर इस पे कुछ, अच्छा सर, हाँ सर है तो सही। सर अगर थोड़ा कुछ प्रकाश डालना चाहें, क्योंकि सर तो बहुत ही सीनियर है, मतलब बिल्कुल, जी। है ना। सौभाग्य हम लोगों का कि वो यहाँ पर आज हम लोगों नहीं, के क्योंकि साथ में ऐसा है कि यहाँ में बहुत है सर, बताने के लिए हमें। तो लगभग लगभग ये सोचिए 80 इयर्स हैं सर। और थिएटर में मतलब अभी भी बहुत एक्टिव रहते हैं सर तो। जी सर, हेलो, जी सर, हेलो, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया जी था सर, बीच में। नहीं नहीं नहीं, आवाज साफ आ रही है सर, अब आवाज साफ है सर, अच्छा अभी आ रही, फिर अभी काफी बिल्कुल आ देर रही, बीच बिल्कुल में आ रही। डिस्कनेक्ट। अच्छा बीच में नहीं थे सर, बीच में नहीं थे। अभी तो आपकी आवाज बिल्कुल साफ है,
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें इसमें आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर, ये जी जो जो ये वाला जो है ये टेक्स्ट और सब टेक्स्ट वगैरह में। हेलो 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 सर, मैं कह रहा था कि टेक्स्ट और सब टेक्स्ट में कुछ कमेंट करना चाहेंगे। हेलो, बोलो तुम बोलो, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट टेक्स्ट और हाँ सब सर, टेक्स्ट में या स्पीच वाले में या किसी चीज में भी कोई कुछ रेजोनेंस पर टिप्पणी बोल करना रहे चाहें। थे तुम? हाँ रेजोनेंस जी पर बोल रहे थे। हाँ, रेजोनेटर वाले जो थे या उन पे कि नाक से रेजोनेंस हो रही है, मेरे सर से रेजोनेंस हो रही है, मेरे हेड से या मेरे चेस्ट से रेजोनेंस हो रही है। मैंने कहा जैसे कि जितने कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग जितने कैरेक्टर्स हैं, सबके लगभग सबके जो है, एक तो वोकल कॉर्ड जो साउंड बॉक्स में टकरा रहा है, बाद में हमारा एक रेजोनेटर उसको रेजोनेंस कर रहा है। तो रेजोनेंस अगर हमें एक्टर के रूप में प्रैक्टिस करनी है तो हमने भिन्न भिन्न रेजोनेटर्स को यूज करके हम कोशिश कर सकते हैं कि जैसे ही हम रेजोनेटर बदलेंगे तो हमारा एक किरदार बदल जाएगा। सर शायद मेरे ख्याल से उनका नेट जो है थोड़ा गड़बड़ी वो हो गया वहां से, उनका वो अब वीडियो नहीं दिख रहा है। तो सर यानी कि यहाँ से नहीं है, कोई नहीं, चलिए है। तो डॉक्टर साहब कोई और चीज कुछ विचार कुछ रखना चाहेंगे? मोमिन साहब, अन्य दूसरे साथी, जो कोई साथी अपना कोई विचार रखना चाहता है? हाँ कोई और लोग अगर चलेंगे कोई भी सुमित अगर कोई शुक्ला बात जी। रखना चाहते शुक्ला जी, शुक्ला जी आप अंधेरे में बैठे हैं? हाँ सर, नहीं मेरा कोई विचार नहीं, मैं सुन रहा हूँ और हाँ। काफी अच्छा है, सुन रहा हूँ। जी सर। लाइट जलाइए, और लाइट, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। सर अरे अभी हाँ, हमारा ये चेहरा स्पीच इतना वाला अच्छा सर अभी कल भी चलेगा, कंटिन्यू रहेगा है। मोहित सर? जी जी, मुझे ये मैं पूछा था अभी स्पीच पर, तो अभी कल भी कंटिन्यू रहेगा अभी कुछ, अब या तो स्पीच अब कंप्लीट हो तो गया? कल तो अब एक्टिंग पे आ जाएगा फोकस। अच्छा अच्छा। सीधे सर बाद एक्टिंग पे में आ सही जाएगा। थोड़ा ये बताइएगा, जैसे जो रेजोनेटर वाली बात है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं तो नाक से आवाज आती है, मेरी भी आती है, जी 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 वॉइस जो है नेजल जाती है, तो जी क्या जी जी इसको जी कुछ जी जी एक्सरसाइज वगैरह से चेंज किया जा सकता है क्यों कि नहीं, आवाज हमारी जो है क्यों नहीं वजनदार हो जाए? बदली देखिए ना, तभी जाएगी जब बात जब हुई। क्योंकि आप क्या है, अपनी आवाज की फ्रीक्वेंसी, बेस, जब आप सब चीजें बदल दे रहे हैं, बस थोड़ा सा जी सजग रहने की आवश्यकता है। और सजग रहने के साथ में ही आप अलग अलग रेजोनेटर को यूज करके अपने बेस को भी, अपनी आवाज को भी, अपने पिच और वॉल्यूम को, जब पिच वॉल्यूम जब पहली नाट्य संगीत में बताया, आपका पिच, आपका वॉल्यूम, रेजोनेटर, रेजोनेटर में हो सकता है कि रेजोनेट करने में मेरी नाक ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, नाक के बदले मेरे अगर दूसरे अंग का इस्तेमाल हो, तो रेजोनेटर, मैंने यही तो कहा ना कि रेजोनेटर आप अपना चेंज कर सकते हैं, आप अपना रेजोनेटर चेंज कर सकते हैं। और जो भी किरदार बनाना हुआ उसके लिए भी आप रेजोनेटर बदल सकते हैं। पर वो एक प्रोसेस है। और ये क्या है ना, ये चीजें थ्योरी में पढ़ने में तो अच्छा है, और पर उसके साथ में अगर कोई इन्हीं चीजों को थोड़ा अभ्यास कर ले, रोज थोड़ा अभ्यास कर ले, अगर माना डीप ब्रीथ ही कर ले वो, और डीप ब्रीथ जब जैसी ब्रीथ करते रहोगे ना, तो जो ये वाले जो फ्लोटिंग ब्रीथ्स है, फ्लोटिंग ब्रीथ मानिए कि जैसे ही डेवलप होने लगे आपके, जैसे ही बनेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका ना तो आप हाफेंगे, और जो लंबे लंबे डायलॉग्स भी हैं वो भी सब के सब एक ही बार में आपके पूरे आते जाएंगे। और डायलॉग्स को किस जगह पे मैंने अगर कहीं ब्रेक भी करना है, किस जगह में और एक चीज और इम्पोर्टेंट है जिसको छोटा सा मैं एड ऑन कर दे रहा हूँ, कि किस जगह पे एक्टर को ब्रीथ करना है। अब एक बार बताओ ना, कोई मशीन तो है नहीं, वो कोई मशीन रोबोट तो है नहीं कि सीधे सीधे पट 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 चलते रहेगा। तो वो भी ब्रीथ करेगा, तो ब्रीथ इतने खूबसूरती से ब्रीथ करे कि किसी के समझ में भी ना आए कि इसने ब्रीथ किया हुआ है, और उसकी सांस भी हो जाए पूरी और डायलॉग भी उसके बाद आ जाए किस जगह पे। और जैसे ही वो ब्रीथ करेगा तो उतनी देर के लिए तो रुकेगा ही ना वो तो। जी इसमें क्या है कि
आपकी जो ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइजेज आपकी क्या करेंगी कि आपका डायफ्राम में हवा ज्यादा इनटेक करने के लिए ये आपको मदद करेगी। तो आपकी डायफ्राम में ज्यादा हवा जाएगी तो आप क्या करेंगे कि एक समय में ही लंबे संवाद भी बोल पाएंगे, जितना आप बोल पा रहे हैं उससे थोड़ा और ज्यादा। तो ये हो जाएगा पहली चीज। एक तो ये फायदा डायरेक्टली, और दूसरी बात ये है कि कहाँ पर आपको, आपने सांस तो लेना है ना, मैंने किस मोमेंट में सांस के लिए छोड़ना है वो मुझे पता होना चाहिए बस। तो आपका बहुत आसान हो जाएगा कोई भी चीज। अब जो नेक्स्ट वाला जो है, क्योंकि एक्टिंग वाला जो है, एक्टिंग के लिए हमने पूरा एक दिन रखा है। एक्टिंग का एक दिन जो रखा है उसमें ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। एक्सरसाइजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि फिजिकली ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि मैं फिजिकली इस रात को अब 9, साढ़े 9, 10 बजे मैं एक्सरसाइजेज अलग अलग, पर यह है कि जो मैं बताना क्योंकि एक दिन हो जाए, हो सकता है कोई 2 दिन, अगर फिजिकली अगर कुछ लोग ऐसे इंटरेस्टेड हों कि वो साहब वो थोड़ा सा, मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम बहुत कोई कठिन करनी है। अपने चलते फिरते में बस सीधे सीधे आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं बस। यहाँ से आपको एक कमरा चाहिए। एक कमरे में अगर आप हैं, माना अगर सपोज करो 10 लोग भी अगर ऐसे हैं जो कि उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कल और परसों तक में वो चल जाए जो भी है। पर वो चीजें मदद कर सकती है, क्योंकि मैं थ्योरी में तो अगर बता दूंगा तो मैंने थ्योरी में कह दिया कि हाँ भाई ऐसी ऐसी एक्सरसाइज कर लेना, तो कोई करे कहाँ करेगा? जब जब यहाँ नहीं कर रहा तो फिर आगे कहाँ करेगा? कोई भी नहीं करेगा ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये हो सके। जी मेरे ख्याल से सर, मैं जी ये सर। कह रहा हूँ, मेरा एक सुझाव है कि ये संडे को हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उसका रख लें। मतलब हाँ 5 से हाँ 7 जो होता है उसकी जगह हम लोग आधे पौन घंटे उसको और बढ़ा लें कि वो प्रैक्टिकल भी हो जाए एक्सरसाइज का। क्यों चलें जी? प्रैक्टिकल तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ सर, अगर वो भी सही रहेगा। सुबह के समय भी एक सेशन हो नहीं सकता नहीं है इसका, अगर एक्सरसाइज कोई का ही है तो। मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, तो बहुत भारी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कर देना। ठीक है, मैं तो सिर्फ छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ऐसा ना जैसे छाव है, छाव में डांस करना है, वो सब चीजों में तो मुद्राएं मुश्किल हैं, वो सब चीजें, और वो मेरे बस का खुद भी नहीं है। तो वो चीजें तो मैं कह भी नहीं सकता, नहीं तो मैं छाव के बारे में बोलता, बस सिर्फ थ्योरी बता पाऊंगा, उसमें कोई बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कर सकते हैं, जो अगर यहाँ पर भी, माना जहाँ पर भी आप हैं, आपके पास में कुछ लगभग 6-7 कदम चलने लायक जगह होनी चाहिए। 6 कदम, 7 कदम अगर चलने लायक जगह है, तो उसमें ये होगा कि आपने वो चीजें जो मैं कह रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको हाथ के हाथ में, हो सकता है कल ही पूरा हो जाए, हो सकता है कल ही हो जाए, या कल नहीं होता तो चलो हाँ, एक करके दिन उसको देख लें, छोड़ कल को दीजिए, देख लेंगे। कल नहीं तो परसों देख तक लेंगे, थोड़ी सी 6-7 कदम जगह कोई ज्यादा थोड़ी होती है। हम तो अपने रूम में कर कदम। सकते हैं, कोई भी कर और सकता है अपने रूम दूसरा में। दूसरा ऐसा है कि मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं कह रहा हूँ जिसको खाना खाने के बाद नहीं करते हैं। कोई ऐसी चीज कोई मुश्किल नहीं है। उससे ये होगा कि उसको अभ्यास अगर वो करेगा, तो अभ्यास करेगा तो थोड़ा सा और बाकी चीजें जैसे इतनी हुई, मैंने किसी से ये नहीं कहा होगा कि आप इसको अभ्यास करिए, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा करके बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आप लोग कर लेना। ठीक है, अगर एक्टिंग वाले में मेरा मंतव्य है कि वो कुछ चीजें अगर आप उस पे करेंगे ना, तो वो आप लोगों को ही बेनिफिट देगा, आप लोगों को बेनिफिट देगा वो चीज। और अगर वो कर पाए तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने यहाँ से मैंने कहा कि अब आप थोड़ा सा ये डायलॉग हो गया छोटा, पहले पहले मैंने कह दिया कि मैंने आप जरा थोड़ा सा ये 5 कदम तेज चलो, फिर थोड़ी हल्के आ जाओ, फिर थोड़ी तेज चलो, फिर हल्के आ जाओ, हल्के, तेज, बहुत तेज, फिर हल्के, मतलब माना मैं इस तरह से कह रहा हूँ। और साथ में मैंने डायलॉग एक कर दिया छोटा सा, एक लाइन का डायलॉग, या उसको उसी गति से कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि मैंने कि डायलॉग जो है उसकी गति आपने फास्टेस्ट कर दी, और जो स्लोएस्ट गति में आप चल रहे हो, तो ये जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, वो क्या करता है कि मतलब ये एक दिन करके नहीं होगा कोई भी चीज। और वैसे क्या होता है कि जो मैंने बताया ना, जैसे कई सारी चीजों में क्या होता है कि अनायास ही वो चीजें अपने आप सीखी हुई होती हैं, क्योंकि हमारी उम्र के साथ में, आपकी उम्र के साथ में आप धीरे धीरे कई चीजें अनायास ही सीख रहे हैं। पर ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आपको रिफाइन करनी है।
कि आपने वो जी, चीज जी। और आसान होती जाएगी। और आप अगर उसको एक्सरसाइज अगर करते रहेंगे, जैसे क्या होता है ना कि अमूमन लाइफ में ही हम ही खुद ठीक ही हो रहा है भाई अब नहीं हो पा रहा वाली बात होती है या परिवार में। बाकी अगर हो जाएगा तो ये भी एड ऑन हो सकता है। तो इसको तो कल देखेंगे, पहले थ्योरी को बढ़िया। ही करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे, अगर संभव हो पाएगा पहले देखेंगे कितने लोग ये ऐसी पोजीशन में है कि वो एक्सरसाइज भी उसमें। एक्सरसाइज का मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करना है उसे, फिजिकली बस उसको उसी चीजों को हाँ, फिजिकली वो कर लेना। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ फिजिकल करना है। बैठ करके सुनने के अलावा भी कुछ फिजिकल करना होगा ये तो। थोड़ा सा अगर हो जाएगा तो अच्छा होगा ना, क्योंकि जैसे थिएटर का जो वर्कशॉप है थोड़ा सा और सार्थक हो जाएगी वो। तो डॉक्टर साहब फिर आज चैलेंज जी, इतना ही जी। चैलेंज जी, चैलेंज जी, जी सर, जी सर। हम कह रहे जी। हाँ दंड बैठक भी करवाएंगे, दंड बैठक भी। तभी तो मैंने कहा था सुबह का सेशन रख लीजिए। अच्छा मैं तो मोहित अभी सर। खेल रहा था, मुझे आज जी याद ही जी नहीं था वर्कशॉप था, तो मैं जी 9:15 जी बजे करीब बताइए ज्वाइन किया, एकदम से याद आया। बताइए कोई मोहित सर एक चैलेंज सवाल था मेरे मन में। जी कौन बोल रहे जैसे हैं? कई बार क्या होता है कि कोई आप लाइन बोल रहे हैं, पर्टिकुलर किरदार को कर रहे हैं, तो आप जी एक जी फ्लो में आ जाते हैं और वो फ्लो से जी कई बार आप बंध जाते हैं और एज ए एक्टर हमें उसको तोड़ के बाहर आना होता है। जी तो कई बार ये जो रेजोनेंस और ये जो चीजें मतलब हमें जो सपोर्ट दे रही होती हैं उस किरदार को अच्छे से निभाने में, जी जी। यही चीज को अगर हम सही मैनेज नहीं कर पाए तो हमारे लिए उस किरदार से निकल के बाहर आने में दिक्कत देती हैं। नहीं, बाहर आने में दिक्कत मतलब उस नाटक के बाद की बात कर रहे हैं या उसी नाटक के नहीं, उसी दरमियान? नाटक में आप मतलब 3-4 अलग-अलग किरदारों से बात कर रहे हैं। किसी किरदार से आप जी किसी अलग तरह से डायलॉग डिलीवरी, किसी पे ठीक है नाराज़ ठीक हो है रहे हैं, किसी कोई जी बच्चा आ गया बीच में, कहीं कुछ बोलना है, कुछ बोलना ठीक है। तो उस है फ्लो में आप फँसते हैं और मतलब एज़ ए एक्टर मैंने मतलब ये चीज़ कभी-कभी फ़ील की है कि इसमें आपने जैसे शुरू में किया बड़ा अच्छा हो रहा है, पर बार-बार आप रीटेक दे रहे हो कई बार, तो वो चीज़ फँसने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा है ना इस पे देखिए, मैं थोड़ा ये मतलब चाह रहा था कि क्या किस ये तरह ना की कभी एक्सरसाइज़ेज़ हेल्प भी कर सकती हैं? कब ये एक्सरसाइजेस तो आपकी जो भी एक्सरसाइजेस बताई उसमें ये एक्सरसाइजेस कौन कौन सी थी? आपके डायफ्राम को मजबूत करने की, पहले तो ब्रीदिंग सिस्टम की मजबूत करने की एक्सरसाइज थी। बाकी क्या थी कि आपकी स्पीच की एक्सरसाइज। पर इससे नहीं चलेगा काम। आपको जो आप जो चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं कि जो उस समय मेरी ज़हनियत, जो मैं इस समय सोच रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ, माना कि सपोज़ कीजिए मैं अपने दुश्मन से बात कर रहा हूँ और दुश्मन में मैंने तलवार निकाली है। मैं उसको तलवार उस पे मारने तक की सोच रहा हूँ। इतने में मेरा बेटे से कैरेक्टर है, बेटे से कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल? क्यों? ऐसी कुछ तो है आपकी सोच? हाँ जी, समथिंग ऐसे कह कि रहे हैं कि अगर किरदार हम लगातार चेंज कर रहे हैं जल्दी-जल्दी। बेटे से किरदार मेरा हुँ, नहीं, वही किरदार वही है, हाँ, आदमी वही है, हमारा कैरेक्टर वही है। कन्वर्सेशन का तरीका बदल रहा है। हाँ, उसका कन्वर्सेशन का तरीका नहीं, पूरा का पूरा उसका जो पूरा का पूरा साइकोलॉजी ही बदल रही है वहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वहाँ पर जो किरदार जो है ना, वो किरदार किरदार तो वही हुँ, है। अरे हुँ, किरदार की साइकोलॉजी वहाँ पर पूरी साइकोलॉजी बदल रही है। बदल रही वहाँ पर वो जो है। जी। किरदार जो है, वो किरदार हुँ, अब जब हुँ, बेटे से बात करेगा तो बेटे से उसको लाड़ प्यार वाला बात करेगा। हाँ। और वो बेटे से जो बात करेगा उसमें वहाँ पर वो जो साहब वाला अंदाज है या बाकी दुश्मन वाली बात जो है, वो सारी की सारी तो बिल्कुल गायब हो जाएगी ना। हुँ, हुँ, इसमें क्या करना पड़ेगा? यही क्या है कि एक्टर की ट्रेनिंग है, कि एक्टर की ट्रेनिंग जो जो हम ब्रेख्त की बात क्या कर रहे थे कि एलिनेशन भी चाहिए, है ना? तो ए ओके। जब आप मंच में जा रहे हैं, तो हुँ, हुँ, आप ये तो डेवलप करने की बात है कि आपने अपने को डेवलप किया है कि आप हुँ, हुँ, राहुल कुमार दीक्षित हैं। आपको हुँ, आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं राहुल कुमार दीक्षित हूँ, जो फलाना कैरेक्टर निभा रहा हूँ। पहले तो इसमें क्लियर होनी चाहिए। हुँ, कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि साहब मैं फलाना कैरेक्टर हूँ, मैं तो सीधे-सीधे जी मैं तो इडिपस हूँ। और इडिपस ने हुँ, सीधे-सीधे साहब उसने तो तलवार मारना है, तलवार उसने बिल्कुल उसके लगभग चोट ही मार दिया। तो उसने हुँ, मुझे हुँ, तो ये पता होना चाहिए, मैं इतना एलिनेट तो होना चाहिए कि मैं प्ले कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को। आई एम प्लेइंग। हुँ, तभी कहते आई हैं एम प्लेइंग। खेल कर रहा है। खेल कर रहा है ना? हुँ, प्लेइंग क्यों कहते हैं? प्लेइंग अ कैरेक्टर क्यों कहते हैं? है ना? वो तो खेल कहते हैं। तभी तो हुँ, जो जो मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो क्रीड़ा ही तो बताई थी, ये खेल है ना ये तो, ये खेल है। क्रीड़ा नियकम बताया था, तो ये खेल है। तो ये हुँ, खेल को खेल की तरह से जब मैं करूँगा, तो मैं सारे के सारे किरदारों से
बिल्कुल सही आ पाऊंगा। जब मैं बच्चे से आऊंगा तो मेरा एकदम से आ जाएगा, और जब मैं दुश्मन से लड़ रहा तो मेरा वहां आ जाएगा। पर एक बात और है, जैसे क्या है कि जो किरदार के विषय में जब आपने बताया, किरदार में क्या है कि जैसे मेरा मानना है, ये बहुत पर्सनल बिलीफ है, जैसे पहाड़ों में जागर लगती है ना, जागर देखी किसी ने, नहीं देखी होगी। जागर क्या है कि वो ये ढोल टाइप का बजा 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 अच्छा, बजा, हाँ। और बजने के साथ में क्या है कि बजने के साथ में एक आदमी के शरीर में देवता आया। उसके कंपन आई, कंपन आई, कंपन आई, कंपन आई, कंपन आने के बाद में वो देवता हो गया। ठीक, वो रेजोनेट करा, रेजोनेट किसने किया? धर 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 धर, वो रेजोनेट हो गई। रेजोनेट जो है, रेजोनेट करने के बाद में मेरी मेरी जो साइकी जो है, अब वो क्या है, गॉडली है क्या है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। पर मेरा कहने का मतलब है, जब वो रेजोनेट होके वो जहनियत में वहां तक पहुंच जाता है, अब वो फलाना देवता है। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है कि जब आप एक्टिंग करते हैं, और फिल्म की एक्टिंग में यही फर्क है, फिल्म की एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैं अब तक ये नहीं समझ पाया कि फिल्म की एक्टिंग में एग्जैक्ट जो है, एग्जैक्ट मेरा जो रेजोनेट है, वो रेजोनेट कब और एग्जैक्ट किस समय पे कितना रेजोनेट करके उस कैरेक्टर पे बनाएगा। पर एक बात है कि थिएटर में तो ये निश्चित तौर पे है, क्योंकि आप रिहर्सल कर रहे होते हैं, रिहर्सल उतने दिन की होती है। आप ये तो है नहीं कि आज लाइन पड़ी, उसने कहा साहब आज ही चले जाते, क्यों नहीं जाते स्टेज में, उतने दिन चलते हैं, उतने दिन चलते हैं। उतने दिन चलने के बाद में उस किरदार में आप प्रवेश करते हैं, उस आपके शरीर में उस किरदार की आत्मा प्रवेश करती है, एक लिहाज से वाइस वर्सा लीजिए, या आप उस किरदार में प्रवेश करते हैं। ये भी हो सकता है आपका शरीर उस किरदार में प्रवेश करता है। मैं वो भी बताऊंगा, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, दो तरीके हैं जिससे कि हम किरदार में जाते हैं। पर आप कहीं ना कहीं पर क्या होता है कि उस समय उस किरदार में अगर आप उस किरदार को नहीं जिएंगे तो किरदार कर भी नहीं। मैं अगर राहुल की किरदार करूंगा तो मैं राहुल की, मतलब ये चीजें शायद मैं कल अगर बता पाऊं ना बता पाऊं, क्योंकि उस समय क्या होगा कि दिमाग में जो चीजें आती गई उस हिसाब से चलेंगी ना सब चीजें। पर क्या होता है कि मुझे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, तीनों चीजें और साथ में बैकस्टेज, पूरी चीज जब कनेक्ट जब हो जाएगी किसी भी किरदार की, सर थर्ड किसी क्या भी बोला किरदार, आपने? साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी। इकोनॉमी, ओके। इकोनॉमी तो क्यों? क्योंकि भाई वो मोहित सर, अर्थव्यवस्था वो क्या है जी। मोहित सर डिस्टर्ब करूंगा। ये राहुल जी को एक चीज बताऊंगा सर, ये राहुल जी का क्वेश्चन था ना, ये राहुल भाई, ये चीज जो आप बता रहे हो, ये पूछ रहे हो ना कि इंटरचेंजेबल कैरेक्टर्स प्ले करने होते हैं, ये सर एक्सपीरियंस के साथ भी आता है, इमीडिएट कुछ नहीं आएगा ये। क्या? ये जब एक्टर एक्टिंग करता है ना, तो जब आप एक्सपीरियंस एक्टर हो जाते हो तो ये चीजें परिपक्व होने लगती जी। आपने इस टाइप का कैरेक्टर किया, फिर आपने दूसरा टाइप का कैरेक्टर, ये चीज है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि हम जब इसको मैथ्स की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो सवाल निकलने लगते हैं आंसर आप, तो वो चीज इसमें भी आती है। मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज आप फटाफट करोगे। ये नहीं, ये है ना, ये कुछ नहीं ऐसा है ना, देखिए ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे ये लगता है। क्या होता है वो आपका आपका नहीं, इनका प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल सही है, इनका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि राहुल जी बिल्कुल उसे ऑनेस्टली सोच रहे हैं, है ना। ऐसा है ना, जैसे ऑनेस्टली मैं कई चीजें हैं कि मैं बिल्कुल अगर ऑनेस्टली अपनी बात मैं कह रहा हूँ, तो कह रहा हूँ, कब कह रहा हूँ कि मैं उस किरदार के बारे में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर सपोज कीजिए अभी वो एकदम दुश्मन पे चाकू मार रहा है, और चाकू मारते ही वो बिल्कुल नेक्स्ट वाला सीन आ गया, पर्दा गिर गया, अब नेक्स्ट सीन आ गया, नेक्स्ट सीन में वो अपनी वाइफ के या बच्चों के साथ में है। तो बच्चों के साथ में जो मूड जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ जो होगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ जो होगा, क्या वो इतने जल्दी जब करेगा, क्योंकि वो भी आदमी है, मशीन तो है नहीं, वो मशीन तो है नहीं। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ जो करेगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपको पहले तो अवेयर होना चाहिए उस समय पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही सीखने का मकसद भी है कि हमें ये अवेयर होना पड़ेगा कि हम कौन हैं,
कहाँ पर है। पहले तो ये तथ्य जैसे ही हो जाएगा, इसके बाद में हम ये खेल खेल रहे हैं। तीसरी चीज, फिल्म फिल्म कर रहे हैं तो एक खेल ही तो खेल रहे हैं ना, हम ये खेल खेल रहे हैं। अब क्या है कि अब अगर ये सिर्फ इतने तक मैं रहूंगा तब भी एक्टिंग नहीं होगी, मुझे लग रहा है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, हो सकता है बिल्कुल लोगों की, क्योंकि हर एक क्या है नहीं, चीजें क्या हो सकती है, इनको ही कॉम्प्लेक्स बना सकती है, इन्हीं चीजों को कॉम्प्लेक्स बन सकता है। और अभी भी अगर सपोज कीजिए, अगर मैं ही अगर किसी से बात करने जाऊंगा, कोई बहुत ज्यादा जो गुरु बनेगा, तो वो क्या है कि वो इन चीजों को ही कॉम्प्लेक्स करते जाओ, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते जाओ तो क्या है कि जो भी लोग होंगे उन सबसे दूर हो जाएगी, शैलेन जी से भी दूर हो जाएगी, राहुल से दूर हो जाएगी, मतलब 90% लोगों से दूर हो जाएगी। और होती क्या है, सबके भीतर है वो चीजें, राहुल जी के भी भीतर है, शैलेन जी के भीतर है, जितने लोग हैं सबके भीतर है, सबके भीतर है, और आसानी से कर रहे हैं। आप लोग 50 बार वो चीजें कर रहे होते हैं। आप अपने दफ्तर जाते हैं तो दफ्तर में आप एक डिफरेंट किरदार लेके आते हो, दफ्तर के बाद घर आते हो तो कहते हो चाय बना दो यार, चाय पीते हो तो इतने में माँ बापों से बात करते हो, भिन्नता से करते हो। फिर पड़ोसी आता है, हाँ भैया और बताओ, वो उससे दूसरे करते हो। दुकानदार से जब माना आप सामान खरीदने गए, या कोई दोस्त है, दोस्त से दूसरी बात करते हो, पान वाले से दूसरी बात करते हो। तो सबसे इसी लाइफ में हम सीधे सीधे अपने जो रोजमर्रा की लाइफ में जब कर रहे होते हैं कि हमें कोई अलग एफर्ट तो नहीं डालना पड़ता। हाँ, पर आपका प्रश्न, मैं उसकी कद्र कैसे कर रहा हूँ कि जब मैंने मोटरसाइकिल या स्कूटर जब पहली बार जब चलाना जब किया, तो यहाँ से मैं अगर 40 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो 35वें किलोमीटर में तो मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं उसको हाथ ही नहीं लगा सकता था। अब गाड़ी से कहीं भी चले जाते हैं, कार कहीं भी ले जाओ, मोटरसाइकिल कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पे मेरी आंख पूरी काम कर रही है, पूरी मतलब फोकस्ड है कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए। दिमाग काम कर रहा है, साथ में मेरे हाथ काम कर रहे हैं, कितने सेंसेस काम कर रहे होंगे सारे, और सारे के सारे सेंसेस मुझे मिलके थका रहे हैं, क्योंकि मैं कॉन्शियस। और जब सबकॉन्शियसली आपकी सबकॉन्शियस काम करने लगेगा, सबकॉन्शियस अपने आप ही काम करने लगता है। जब आप इतनी चीजें, जब आपके शरीर के इतने अंग एक साथ काम कर रहे हैं, आंख एक साथ काम कर रही है, सांस भी ले रहे हो साथ में, साथ में ब्लड का सर्कुलेशन भी चल रहा है, तो आप सोचो क्या रहे हो। तो आप ये चीजें जैसे ही ये कर रहे हैं, वैसे ही ये चीजें भी, जो जब ये एक्टिंग में अगर कोई भी किरदार आप स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ आपका यूं अपने आप से हो जाए। और उसमें मेरा ये अपना मानना है कि कहीं पर भी कोई भी बड़े से बड़े अगर गुरु होंगे, तो उनमें से 20% तो जरूर ऐसे लोग होंगे जो 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 बहुत ज्यादा जानेगा वाकई, वो तो प्रोत्साहित करेगा, वो बिल्कुल एकदम साफ बात कहेगा कि भैया आराम से, हर आदमी आदमी है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। पर एक बात है कि नहीं तो क्या होता है कि इन्हीं चीजों को कॉम्प्लेक्स भी तो करेगा आदमी। मैं अगर कोई चीज अगर मुझे समझ में आ गई कहीं से थोड़ा बहुत, तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, कॉम्प्लेक्स करके मैंने यही तो बताना है ना कि भाई ये चीज तो वो चीजें जितनी सिंपल हो जाए। और मानना है कि हर किसी के भीतर में पॉसिबिलिटी का खजाना है, कहीं से भी कोई आदमी और कर सकता है, वक्त की बात है बस। और दूसरी बात जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके भीतर कॉन्फिडेंस और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता। विषम परिस्थिति आएंगी और अपने अपने काम करते जाए बस, जो अपने को शार्प करना है, जैसे साज को ट्यून करना है, तो अपने साज को ट्यून करें, अपने साज को ट्यून करें। दूसरा, डिक्शन पे काम करिए, ठीक है ना सर, जितने लोग भी हैं डिक्शन पे काम कर लीजिए। जो आपका बोलना है ना, उच्चारण, उच्चारण आपका हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, है ना, ये उच्चारण अगर साफ हो, ये उच्चारण सही है, तो आप काफी हद तक चीजें तो उसी से निकल ही जाएंगी। आपकी जितनी भी मतलब कोई भी अगर एक्टिंग होती है, अब कई बार अभ्रंश भी तो करना होता है, मैंने प्रकृत बोलनी होती है, तो वो चीजें अभ्रंश करनी है, तो हम अभ्रंश जानबूझ के करेंगे। अब नहीं तो क्या है कि हम अभ्रंशी ही रहेंगे, तो हम उसको थोड़ा सा रिफाइन कर लें जितना हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उर्दू पूरी परफेक्ट उतनी उर्दू आ जाए, पर एक बात है कि हम प्रयास तो कर सकते हैं। उर्दू के कोई अगर स्क्रिप्ट मिलती है, उर्दू की कोई पढ़ने की कहानियां, रीडिंग्स हो सकती है हमें। आप इडिपस नाटक पढ़ लीजिए, ये इडिपस में तो है ही पूरा, इसके बाद में ये मैकबेथ है,
ये जो हिंदी में ट्रांसलेशन हुए हैं, तो ट्रांसलेशन सारे के सारे उसमें उर्दू में ही दिखेंगे आपको। और कोई तुगलक है, मुस्लिम करेक्टर मिलेगा तो बहुत सारी फारसी शब्द बोलने पड़ेंगे। बस तो नहीं, कोई जब अगर मुस्लिम करेक्टर अगर मिलता है जैसे आप उर्दू बोलेंगे ना, तो उर्दू, मेरा तो मानना है कि तुगलक की पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ लो, उससे आपको काफी तक काम हो जाएगा। एक इडिपस पढ़ लो, एक तुगलक पढ़ लो, अगर यही दो भी पढ़ लिए तो इससे मान लीजिए कि आप काफी कुछ ठीक हो जाता है, काफी कुछ। तुगलक से, इडिपस से, इन्हीं से दो से सही हो जाता है। बाकी चीजें तो अपने आप हैं, जौ और नुक्ता कहाँ पे लगना है, जैसे हलंत लगता है हमारा, तो नुक्ता कहाँ पे लगना है, तो वो जब क्लियर हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शायद जो मैं कल नहीं कह पाता। तो अब ये है कि मेरे मेरे नुक्ते कहाँ पे लगने हैं उर्दू में, और कहाँ पर, क्योंकि उर्दू में जो एक वो है ना, फ्रॉम द इपिग्लॉटिस क्या बोलना है मैंने, ठीक है ना। और मैंने जो शब्द हैं अलग अलग, अब तो वो तो बिल्कुल एकदम से मुझे भी एकदम से याद नहीं होगा कि मैं क्या कहाँ से पढ़ाऊं या कहाँ से कहूँ, पर क्योंकि हमको भी फॉर्चुनेट रहे कि कभी किसी एक उर्दू के गुरु से ही उस समय एक वर्कशॉप मिल गई थी। तो जब उर्दू के गुरु से वर्कशॉप मिली, तो उस समय उन्होंने ये बताया था कि उर्दू में जो है, उर्दू के जो शब्द जो है अलग अलग शब्दों पे, कि जैसे GH घ जिसे कहते हैं, यहाँ पर से एक हल्का सा सलाइवा निकल करके जिसे GH करके ना घ, तो वो जो है वो किन किन शब्दों में इस्तेमाल होता है, बाकी तो ज्यादातर कर ही लेते हैं, है ना। जौ, जौ, तो ये तो जिन सर जिन डिक्शन शब्दों पे में पूरा एक डिक्शन पे बल्कि एक पूरा सेशन रखा जा सकता है, इतना बड़ा नहीं, क्षेत्र है और ये इस है पे ना, काम ये बहुत है ना, कम होता है। नहीं, हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि डिक्शन तो ऐसा है ना, जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप पढ़ेंगे तो स्क्रिप्ट में जब जहां पर नुक्ता दिया हुआ है, उस नुक्ते को अगर आपने सही से इस्तेमाल करा तो अपने आप से डिक्शन आ जाएगा। अब क्या नहीं हुआ सर, था अभी कि क्या है, ये सिलेबस में नहीं है, कहीं कोई बताता ही नहीं कि सही क्या है। अब हमें ये नहीं पता चलता सही है क्या। सही सबसे सही, बड़ा सवाल ये तो बात, ये खड़ा हो गया है। ये बात ठीक है। ऐसा है ना, देखिए, क्योंकि ऐसा है, कोई अगर उर्दू के उस्ताद है, क्योंकि ऐसा ना, ये चीजें तो मतलब मैं अब वो सही भी कम बताऊं, हो गए हैं सर, लोग मिलते नहीं है। मतलब जो जिस तरह से परिवेश बदले हैं, देश हाँ, बदला है, परिवेश तो बदले, वो सब। ऐसा है ना, देखिए, हम्म, उत्तर प्रदेश में तो अगर देखें तो हिंदी तो ठीक हम्म। ठाक तो है ही। उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदी तो, हिंदी ठीक है। हाँ। उर्दू की जहां तक बात है कि उर्दू में अगर केवल नुक्ते की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो नुक्ते है ना। तलफ्फुज हमारा ठीक होना चाहिए, जौ जौ क्या चीज बोलनी है ना, सौ शौ, तो ये हाँ। अगर ये चीजें हमारी थोड़ी सी क्लियर, क्योंकि कहीं ना कहीं पर तो गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं पर तो गड़बड़ होगी भाई, जो हम बचपन से पैदा होते से लेके अब तक जो हम बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कुछ तो गड़बड़ होगी, पर हाँ, डेवलप हो सकता है। और कोशिश हम, सर डिक्शन के लिए सर मुझे तो लगता है कि पढ़ने से ज्यादा सुनने से डिक्शन हमारा सही होता है। और जहाँ तक उर्दू की बात है, तो अब बहुत हमको उस्ताद तो नहीं मिल सकते, लेकिन अगर उर्दू के लिए है तो आप यूट्यूब या वहाँ पर कोई मुशायरे वगैरह आप अगर सुन ले बस बस बस, रेगुलर में, बहुत तो बढ़िया, मुशायरों बहुत ही में बढ़िया, बहुत अच्छी सुनने को मिल जाती है उर्दू। मुशायरे में मिल और जाएगा वहाँ पे आपको। हमें समझ में आती है नुक्ता कहाँ पर लग रहा है, जमाना कहना है कि यूट्यूब जमाना कहना है, यूट्यूब में ही देख लीजिए, और यूट्यूब हमको में देखेंगे गुफ्तगू तो कैसे आपको कहना बतेरे है, मिल जाएंगे, साजिश कैसे बोलना है। जी, यूट्यूब में तो देखेंगे तो मुशायरे आपको वगैरह सही सुनने मिलेगा। से उर्दू का डिक्शन काफी क्लियर हो बस जाता है। बस तो उससे उससे क्या है ना कि कई शब्दों में जहां पर आपको लगता है कि नुक्ता यहाँ पर लगता है या लगा है, कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम उर्दू को क्या सोचते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि उर्दू में नुक्ता तो लगा ही होगा उसमें, जौ के बदले जौ जो है ना वो लगा ही होगा, जौ लगा रखा होगा, जौ हमेशा कोई जोई जो क्या लगेगा, जौ भी लगेगा वहां। तो वहां पर हमें ये चीज जो है, ये चीज या तो कोई उर्दू जो बोलता हो उसके साथ में अगर आप घूम रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको टोकेगा, तो वो एक दो महीने में अपने आप से चीजें ठीक आते रहेंगी थोड़ी थोड़ी। और नहीं अगर वो होता है, तो आप यूट्यूब है, यूट्यूब में माना आप खाली सुन ही रहे हैं,
जैसे इन्होंने भाई साहब ने बताया, सलीम भाई साहब ने, तो वो बिल्कुल एकदम सही बात है कि वो जब आप सुनेंगे, सुनने में आपके समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पर यार, ये तो ये अच्छा ये है, ये गलत है, ये ठीक है, तो ये ठीक है, बस डिक्शन इंप्रूव हो जाए और ये चीजें जब ये सब चीजें होती, और यकीन मानिए ये सब चीजों के बावजूद भी क्या है कि आप सब चीजों में परफेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, जो ये पूरी व्यवस्था है उसमें आपको फिर वो जो मौका मिलना, फिर मौका मिलना, फिर आप प्रूव करना, फिर उन परिस्थितियों से निकल करके जब आप सब चीजें करेंगे, तो कई मर्तबा क्या है ना, यहाँ ये तो एक ऐसी विधा है जहां पर कि आपको रोज इम्तिहान देना है, जितने बार आपका बात होगी, तो जैसे आपने आज शो किया, कोई एक नाटक कर लिया, माना सपोज कीजिए नाटक करा, अब नाटक करा तो नाटक करने के बाद में ठीक हो गया, अब आपने फिर अगले साल फिर एक नाटक किया, तो आपको तो अब दूसरी बार शो होना है ना। ये जो क्या है कि आपने साहब मैं तो पहले बहुत अच्छा किया था उस दिन, वो तो अब भूल गए, अब तो आपने फिर करना है, आपने फिल्म बनानी है तो फिर दूसरी बनानी है, तीसरी बनाना है, तो उसमें हर बार यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, और जब तक आप अपने को प्रूव कर पा रहे हैं तब तक आप अच्छे हैं, या आप बस उसके बाद में फिर तो वही, फिर शुरुआत वहीं आ गई। और कई बार क्या होगा कि आप कोई चीज कर रहे हैं नाटक में है। मोहित सर, एक और बात थी डिलीवरी की, जो स्पीड के ऊपर जो हम लोग बात करते हैं कि कई बार होता है कि जब हाँ डायलॉग डिलीवरी में होता है कि नॉर्मल भाषा में, आम जिंदगी में हम आपस में जब भी घर में हैं या मित्रों से बात कर रहे हैं तो हम बड़ी अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब ये चीज हम प्रेजेंट कर रहे हैं थिएटर में या फिल्म में, तो हम इसको और प्रेजेंटेबल बनाते हैं ताकि आसानी से वो दर्शकों तक पहुंचे। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी से कई बार रेफरेंस लेते हैं जब भी कैरेक्टर प्ले करते हैं कि चलो मम्मी से बात करनी है, अरे मम्मी ये करना है, भाई से ऐसे बोलना है ना, मैच होता है, क्योंकि हम उसमें स्पीड वाली बात का जो फर्क आता है। तो इसके लिए भी सर एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं क्या, मतलब इन चीजों पे थोड़ा सा? स्पीड वाली जो बात जो है, स्पीड कम करना ज्यादा करना, इसकी तो कल एक्सरसाइज होगी, कल एक्सरसाइज बता दूंगा मैं, स्पीड वाली बात जो है, स्पीड वाली पे तो होगी। और दूसरी बात है जहां तक कि आपका जो आपने क्या कहा था, हाँ ये रियलिस्टिक एक्टिंग ना, रियलिस्टिक की बात जब कर रहे हैं कि भाई जैसे हम आम लाइफ में हैं क्या वैसे ही फिल्म में बनते हैं या नाटक में बनते हैं, तो नाटक में कई सारी चीजें ऐसी होती जो हम आम लाइफ में नहीं बनते, और फिल्मों में भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम आम लाइफ में नहीं होते, ठीक है ना। लार्जर देन लाइफ तभी तो कहते हैं फिल्म को, फिल्म हमारी पूरी की पूरी लाइफ पे नहीं होती। पर कई बार ऐसा है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, वो बिल्कुल जैसे आम लाइफ होती है वैसे ही चल रहे है ना, वो एक्टिंग भी है। तो कल अब करते हैं, अब 11 बज गए, और कल से एक काम करें प्लीज, जो भी एडमिन है वो 9 बजे अगर यहाँ पर शुरू कर देंगे तो वो उतना टाइम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी बच जाएगा, वो आगे वाला टाइम भी बचेगा, क्योंकि आज आज हमें सिर्फ इतना ही करना था ना, तो तब यहाँ तक हो गया, नहीं तो कल बहुत लंबा है। और मैं कल कोशिश करूंगा कि कल के दिन में ही वो सारा एक्टिंग का सिमट जाए तो बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि सिमट जाएगा, ताकि परसों से फिर हम फिल्म में शुरू हो जाए। ठीक है भाई, चलिए फिर। हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो गुड मच। नाइट सर, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ठीक है सर।